नमस्कार, राम राम साधोरा क्लासेस परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। हो गया आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो दोस्तों, संघर्ष कर रहे हो तो संघर्ष को थोड़ा और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में पशु परिचर वैकेंसी 2023 आ चुकी है। एक महाभर्ती है आप लोगों के लिए, मात्र 10वीं पास योग्यता के साथ में खाली परीक्षा देकर नौकरी लगना है, तो आप पीछे मत रह जाना। आज हम आगाज कर रहे हैं अपनी पार्ट बी की पहली क्लास का, और यहां से आपके जो है आप ये समझ लीजिए कि यहां से 30% जो आपका सिलेबस है वो कवर होने वाला है, यानी 30% सिलेबस यहां से आपका कवर हो जाएगा। और इस सेशन के अंदर आज की पहली क्लास में हम राज्य में जो पशुधन है उसको लेकर बात करने वाले हैं, और यहां से सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच गया है, तो आप सभी साथी फटाफट सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दें। आप जो भी ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, फेसबुक पर, वहां तक क्लास को पहुंचा दें और अपने स्टेटस पे लगा ले। उसके बाद में हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। देखिए प्यारे साथी जुड़ रहे हैं, एक बार फटाफट सारे साथी आ जाइए। एक बार मुझे बता दीजिए मेरी आवाज और स्क्रीन प्यारे बच्चों आप तक पहुंच रही है ना? एक बार यस लिख दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। सुमन स्वामी, रमेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार। धोरा क्लासेज आपके अपने परिवार में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए भाग ब की हम बात करें, यहां से 45 सवाल और 30% जो आपका सिलेबस है वो कवर होने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए रहेगा, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पशु परिचर का जो पद है उससे संबंधित आपको दिया गया है। तो चलिए पहली क्लास का श्री गणेश करते हैं। और ये कोर्स जो है इसके ऊपर जो आपकी छूट है वो आज भी रहेगी, क्योंकि कल कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं लिया है या कारणवश नहीं ले पाया तो आज ले ले। 500 रुपए की आपको जो छूट है वो आज भी इसके ऊपर आपको मिल रही है। ये धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर है, ठीक है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम जो हमारी 20वीं पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना 2019 में जिसके आंकड़े जारी किए गए थे, इस पशु गणना के आधार पर राज्य में जो पशुधन है उसका अध्ययन करने वाले हैं। यहां से दोस्तों आपके 2 सवाल बन जाएंगे, विशेष तौर से ध्यान रखना। एक तो पशु गणना का सीधा सवाल जीके के अंदर पूछा जाता है, और एक सवाल आपका पार्ट बी के अंदर, यानी यहां से 2 सवाल बनने की पूरी संभावना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये वीडियो सेशन होने वाला है, पूरा ध्यान से आपको जरूर देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं आपके सामने, जितने भी स्टैटिक्स है वो मैं आपको टू द पॉइंट जो है बताने वाला हूं। देखिए राजस्थान में पशुधन की बात करें उससे पहले हम बात करें तो देश में जो प्रथम पशुधन गणना है वो कब हुई थी? 1920-21 के अंदर हुई, 1919-20 के अंदर हुई थी, जब हमारा देश आजाद नहीं था। तो प्रथम जो गणना थी वो आजादी से पूर्व हुई थी, और आजादी से पूर्व कब हुई थी? 1919 और 20 के अंदर पहली जो भारत की पशु गणना है वो की गई थी। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद वाली जो गणना है ये आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के बाद में जो गणना हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में हुई थी, और ये 7वीं पशु गणना थी। तो पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम पशु गणना कब करवाई गई थी? तो 1951 में करवाई गई थी, और ये 7वीं जो पशु गणना है वो करवाई थी। और कुल पशुधन इस समय 1951 में 2.46 करोड़ काउंट किए गए थे। और 20वीं पशुधन गणना सभी राज्यों के अंदर और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर की गई थी, यानी 20वीं जो पशु गणना हुई थी वो पूरे भारत के अंदर की गई। और यहां पर अगर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सवाल काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जो पशुधन गणना है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? तो राजस्व विभाग के द्वारा करवाई जाती है। राजस्व विभाग आपका कहां पर है? अजमेर के अंदर है, यानी राजस्व विभाग का मुख्यालय अजमेर में है। और राजस्व विभाग राजस्थान की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1949 को करी गई थी। यहां से भी आपका सवाल बनता है, और यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मैं चाहूंगा एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। नमस्कार सर जी, नमस्कार कमलेश जी, स्वागत है आपका। तो इस स्लाइड में आपको मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है, पहली पशु गणना आजादी से पहले 1920 के अंदर करवाई गई थी, 1919-1920 में। और स्वतंत्रता के बाद में जो गणना हुई थी वो 1951 में करवाई गई थी, 7वीं पशु गणना थी। उसके बाद में ध्यान रखना है कि जो राजस्थान के अंदर पशु गणना करवाई जाती है वो राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। राजस्व विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को करी गई थी, ठीक है। सवाल पक्का बनेगा, इसलिए साथियों ध्यान से आपको सेशन को देख लेना है, किसी भी प्रकार से कोई भी आपको यहां गलती नहीं करना है। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कौन कौन से आपको यहां से ध्यान में रखना है।
देखिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर पशु गणना करवाई जाती है। वेरी सिंपल, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशु गणना 1951 में की गई थी, ये बता दिया। 20वीं पशुधन गणना में 27 करोड़ से भी अधिक घरेलू और गैर घरेलू मवेशियों के आंकड़ों का संग्रह किया गया था, ठीक है, ताकि देश में पशुधन और पोल्ट्री की कुल संख्या का सटीक अनुमान लगाया जाए। तो पशुधन और पोल्ट्री दोनों को इसमें सम्मिलित किया गया। दोनों की सटीक संख्या का जो अनुमान है वो लगाने के लिए ये आंकड़े जो है एकत्रित किए गए थे। 20वीं पशुधन गणना 2019 के लिए अंतरिम जो परिणाम है वो जारी हुए थे। वैसे अगर हम बात करें तो 2012 के बाद में 5 साल बाद 2017-18 के अंदर जो गणना है वो आपकी होनी थी। गणना तो वही है, 18-19 के अंदर जो गणना करी गई थी उसके जो आंकड़े हैं वो 19 के अंदर डिक्लेयर किए गए थे, और ये 20वें क्रम की जो है आपकी पशु गणना थी। इसके बाद में आगे बढ़िए, आगे देखिए, देश में कुल पशुधन आबादी जो है वो 535.78 मिलियन है। ये आंकड़ा जरूरी है, आपको जरूर ध्यान रखना। ये सवाल एक बार पहले भी अभी रिसेंटली पूछा गया है कि देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। इसका मतलब ये है 53 करोड़ 57 लाख जो पशु है वो भारत के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में आगे आइए, आगे बात करें तो 2012 की तुलना में आपको यह पता होना चाहिए कि वृद्धि दर दर्ज करी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा, इसको ध्यान रखना कि 2012 की तुलना 2019 के अंदर जो पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना, उसके अंदर जो पशुधन की संख्या है उसके अंदर वृद्धि दर्ज करी गई थी 4.6% की। पूरे भारत की बात करें तो ठीक है। राजस्थान में कुल पशुधन कितना है तो 56.8 मिलियन राजस्थान के अंदर कुल पशुधन है, जिसका मतलब है 5.68 करोड़। सभी पशुओं को मिलाकर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, घोड़े, ऊंट, खच्चर, सबको मिलाकर कितनी संख्या है 56.8 मिलियन, यानी 5.68 करोड़। दोनों आंकड़े आ सकते हैं, करोड़ में भी पूछा जा सकता है, मिलियन में भी पूछा जा सकता है और लाखों में भी पूछा जा सकता है। अब ये बड़े आंकड़े तो लाखों में तो नहीं पूछेगा, लेकिन मिलियन और करोड़ दोनों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसके बाद में 2012 की देखो मैं बात करूं तो ये तो 2019 का आंकड़ा है। 2012 के अंदर आपको पता होना चाहिए 57.7 मिलियन, यानी 5.77 करोड़ जो है राजस्थान के अंदर पशुधन थे। तो राजस्थान में दोस्तों पशुधन के अंदर कमी दर्ज करी गई थी, यानी 2012 के मुकाबले 2019 के अंदर जो है पशुधन की संख्या में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है 2019 के अंदर 1.66% की कमी देखी गई है। एक बार सेशन को आप जरूर शेयर कर दें, ये आपकी पहली क्लास है। पार्ट बी के लिए मैं आपके लिए लगातार सेशन लेकर आता रहूंगा, और मैं चाहूंगा आप सभी साथी इसी प्रकार से प्यार मोहब्बत से सपोर्ट सहयोग बनाए रखें और बेहतरीन तैयारी करते रहें। अब ये वाला जो आंकड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि 2012 की तुलना में 2019 में राजस्थान में पशुधन में कमी हुई है या वृद्धि। आप कहोगे कमी हुई है, कितनी कमी हुई है तो 1.66% की क्या हुई है, कमी हुई है। उसके बाद में संख्या आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 56.8 मिलियन पशुओं के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो पहला स्थान है वो आपका है यूपी का, उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की हम बात करें तो दूसरे स्थान पर अपना आता है राजस्थान। तीसरे की बात करें तो तीसरे स्थान पर आता है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। चौथे स्थान की बात करें तो चौथे स्थान पर आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य है जो भारत में पशुधन के मामले में अग्रणीय है, सबसे आगे है। पहला यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका पश्चिम बंगाल। ये 4 ध्यान रखना, इन 4 से अलावा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद पहला स्थान यहां देखो नीचे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश है आपका, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का दूसरा स्थान है, यूपी का आपका पहला स्थान है, एमपी का तीसरा और पश्चिम बंगाल का चौथा स्थान है। यहां से आपका सवाल बन सकता है। ये संख्या वाले आंकड़े सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि 2012 में राजस्थान में पशुधन की संख्या कितनी थी, तो आप क्या बताओगे 57.7 मिलियन। 2019 में कितनी थी तो 56.8 मिलियन। वृद्धि या कमी तो आप कहोगे कमी हुई है। कितनी हुई है 1.66% की हुई है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। पूजा, विकास, लखन, आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। लास्ट में आपसे मैं बात कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान गोवंश के मामले में 2012 के अंदर 13.3 मिलियन राजस्थान में क्या थे, गोवंश। गोवंश का मतलब क्या है, गाय। गोवंश का मतलब क्या है,
गाय। तो गाय या गौवंश कुछ भी आए तो गाय उसका मतलब 13.3 मिलियन 2012 के अंदर राजस्थान में क्या थी, गायें थी। लेकिन 2019 में 13.9 मिलियन पशुओं के साथ जो है राजस्थान छठे स्थान पर आ गया देश के अंदर। तो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आपको जरूर ध्यान रखना है कि गाय के मामले में 4.41% की क्या दर्ज करी गई है, वृद्धि दर्ज करी गई है। यानी गायों की संख्या के अंदर राजस्थान में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है, 4.41% की। भैंसों के मामले की बात करें तो 2012 में 13 मिलियन क्या थी, भैंसें थी। और वहीं बात करें 2019 में तो 2019 में यह संख्या बढ़कर 13.7 मिलियन हो गई। तो आप देख रहे हो 0.7 मिलियन की वृद्धि हुई है। और भैंसों के मामले में भाई राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है देश के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। और भैंसों की संख्या में वृद्धि दर्ज करी गई है 5.53% की, यानी 5.53% की भैंसों के मामले में वृद्धि हुई है। 4.41% की गायों के मामले में वृद्धि हुई है। आंकड़े दो ही कंपेयर करवाएगा, 2012 वाला और 2019 वाला, इससे बाहर नहीं आएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल यही बनेगा कि कौन से पशु के अंदर कमी हुई है, कौन से पशु में वृद्धि हुई है, और कितनी कमी और कितनी वृद्धि हुई है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़िए। राजस्थान भेड़ की संख्या के मामले में 2012, देखो 2012 के आंकड़े देखें भेड़ के मामले में, तो 2012 में 9.1 मिलियन राजस्थान के अंदर भेड़ें थी। कितनी थी, 9.1 मिलियन। अब भेड़ों की संख्या में क्या हुआ, 2019 के अंदर गिरावट आ गई, यानी 7.9 मिलियन ही भेड़ें बची है। पहले कितनी थी, 9.1 मिलियन, अब कितनी है, 7.9 मिलियन। गाय भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है और भेड़ों की संख्या में कमी देखने को मिली है। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो देखो भेड़ों के मामले में देश का कौन सा स्थान आया, चौथा स्थान आया 20वीं पशु गणना के अंदर। ठीक है, वही भैंस के मामले में दूसरा आया, गाय के मामले में छठा आया है। ठीक है, अब देखो यहां भेड़ों की संख्या जो है उसके अंदर 12.95% की कमी दर्ज करी गई है। 12.95% की कमी किसमें हुई है, भेड़ों के अंदर हुई है। आप कहोगे सर सर्वाधिक हुई है क्या, नहीं, सर्वाधिक किसमें हुई है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसके बारे में आपसे सवाल 100% जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके सूरतगढ़ की पावन धरा से सुप्रभात, सुप्रभात भाई, सुप्रभात, स्वागत है आप सबका, सबको राम राम भाई, सबको खमा गणी, सारे आ जाओ। अब देखो आगे बकरी की बात करते हैं भाई। बकरी की बात करें तो बकरी के मामले में 2012 में राजस्थान में कितनी बकरियां थी, 21.67 मिलियन। 21.67 मिलियन 2012 में बकरियां थी। और 2019 की बात करें तो ये कम हो गई भाई, कितनी हो गई, 20.84 मिलियन। तो यहां पर भी कमी दर्ज की गई है, लेकिन भेड़ों में ज्यादा थी, बकरियों में कम है। देखो बकरियों के मामले में अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर है, बकरियों के मामले में राज्य हमारा पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, बकरियों में राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है, ये जरूर ध्यान रखना है, प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में इसमें देखिए कमी कितनी हुई है, 3.81% की क्या दर्ज करी गई है, कमी। ये वो आंकड़े जहां से आपके 2-3 सवाल बन सकते हैं, ध्यान से आपको पढ़ लेना। ये पूरी पीडीएफ जो है वो मैं आपको धोरा क्लासेस पर फ्री उपलब्ध करवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा दूंगा, चिंता ना करें। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊंट की बात कर लेते हैं। ऊंटों की अगर हम बात करें तो ऊंट के मामले में 2012 में जो ऊंट कितने थे राजस्थान में, 3.26 मिलियन ऊंट थे, 3.26 मिलियन ऊंट थे। यहां से सवाल बन सकता है, जरूर ध्यान रखना। लेकिन 2019 में कमी आ गई, 2.13 मिलियन ही ऊंट राजस्थान के अंदर बचे। कितनी कमी हुई, 34.69% की कमी हुई है। इसको स्टार लगा लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसका ध्यान रखना। सर ये सबसे ज्यादा कमी हुई है क्या, नहीं, सबसे ज्यादा कमी नहीं हुई है। फिर भी ये बहुत बड़ी कमी है कि ऊंटों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और राजस्थान का देश में पहला स्थान है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। देखो बकरी के मामले में पहला स्थान है, ऊंट के मामले में भी राजस्थान का पहला स्थान है। इसके बाद में देखिए घोड़ों की बात करते हैं। घोड़ों के मामले में 2012 में घोड़े कितने थे, 0.38 मिलियन थे, 0.38 मिलियन राजस्थान में घोड़े थे। और 2019 के अंदर जो घोड़े हैं वो कम हो गए, 0.34 मिलियन बचे हैं, 0.34 मिलियन घोड़े बचे हैं। घोड़ों के मामले में भाई तीसरे स्थान पर है राजस्थान। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। घोड़ों के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। गिरावट कितनी हुई है, 10.85% की
घोड़ों में गिरावट हुई है 2012 के मुकाबले 2019 के अंदर, यानी 20वीं पशु गणना के अंदर। देखो यहां से सवाल पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि गाय 2020 की पशु गणना के अनुसार बताइए राजस्थान में गायों की संख्या कितनी है, नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, बताइए भारत के अंदर राजस्थान का गोवंश के मामले में कौन सा स्थान है, दूसरा सवाल। नंबर 3, बताइए 2012 के मुकाबले 2019 में गायों की संख्या में या गोवंश के अंदर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, यह तीसरा सवाल। यह सवाल सीधा आपका इस रिपोर्ट से आता है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें राजस्थान में गधों की, तो गधों के मामले में 2012 में राजस्थान में गधे कितने थे, 0.81 मिलियन। कितने थे, 0.81 मिलियन। लेकिन भाई 2019 में हमने गधों की बिल्कुल कदर नहीं करी। पता नहीं हमने ये अभियान चला रखा है कि गधा मुक्त राजस्थान बनाओ, 0.32 मिलियन रह गई। भाई पहले से ही कम थी और ज्यादा गिरावट आ गई। कितनी भयंकर गिरावट आई है गधों में। भाई गधे जाने वाले हैं, इस हिसाब से आप गधों को नहीं छोड़ोगे राजस्थान के अंदर, गायब कर दोगे। देखो गधों के मामले में बात करें तो पहले स्थान पर है। देखो एक तो हमारा राज्य क्या है, पहले स्थान पर है। राज्य हमारा पहले स्थान पर है। भाई पहले स्थान पर इनकी कदर करो ना। पहला स्थान है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बेचारे इन गधों को भी बचा के रखें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। क्योंकि हुआ क्या कि पहले जो था ट्रांसपोर्टेशन, उसमें गधों का बड़ा योगदान था। पहले बोझा ढोने के लिए हर गांव शहर के अंदर गधे का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल गाड़ियां आ गई है, पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, तो बेचारे गधों की कदर ही खत्म होगी। वैसे गधे काम किस बात के लिए आते थे, बोझा ढोने के लिए। बोझा जो है हम गाड़ियों से ढोने लग गए। अब बाइक स्कूटी वगैरह इतनी ज्यादा हो गई कि हमें गधों की जरूरत ही नहीं है। हर काम जो है अब व्हीकल से होने लग गया। इस वजह से जो है गधों की संख्या में भयंकर गिरावट देखी गई है। अब गधों की संख्या में 73.31% की गिरावट हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अधिक गिरावट हुई है। ठीक है, सबसे अधिक गिरावट हुई है, ध्यान रखना। सबसे अधिक गिरावट किसमें हुई है, गधों की संख्या के अंदर हुई है। एक तो ये 7.31% का आंकड़ा आपको गधों वाला याद रखना है। इसके साथ में बात करूं तो आगे आपको ऊंट वाला मामला याद रखना है। 34.69% की ऊंट की संख्या के अंदर गिरावट हुई है। तो सर्वाधिक गिरावट जो हुई है वो पहले नंबर पे गधों में, दूसरे नंबर पे ऊंट, और तीसरे नंबर पे जो है आपका आ जाता है घोड़े, 10.85% की जो तीसरे नंबर पर भेड़। भेड़ों में तो क्या हुई है, कमी। हाँ, भेड़ों के अंदर कमी हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। तो भेड़ आ जाती है तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर घोड़े आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो राज्य में भेड़ें आज हम देखने वाले हैं, और 20वीं गणना के अनुसार आपको भेड़ों की संख्या के बारे में और भेड़ों के बारे में सभी तरह की जानकारियां होना जरूरी है। ठीक है, एक बार आप सेशन को जरूर शेयर कर दें, है ना, जितने भी साथी जुड़े हैं इस सेशन के अंदर। चलिए यहां से देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भेड़ों की नस्ल। देखिए भेड़ों की नस्ल की अगर हम बात करें तो भेड़ों की जो नस्ल है उसका जो निर्धारण है वो NBAGR का मतलब क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये इसकी फुल फॉर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, ये नेशनल ब्यूरो रखता है किसका, एनिमल जेनेटिक्स का। तो भेड़ों की जो जेनेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग कितनी भेड़ों की प्रजातियां हैं, तो ये करनाल के अंदर स्थित है। करनाल कहां पर है, ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, करनाल कहां पर है, ये हरियाणा के अंदर स्थित है। और यहां पर आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज है। और इसके अनुसार जो 15 अप्रैल 2021 को आंकड़े जारी किए गए थे, उसके अनुसार जो पंजीकृत भेड़ों की नस्लें हैं वो कितनी है, 44 है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान रखना। भेड़ों की पंजीकृत नस्लें कितनी है, 44 है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूं, बाद में नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर करो ना, जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइव चैट ओपन करके बता दो एकदम सही से चल रहा है सब कुछ। आप सबको गुड मॉर्निंग, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार। ठीक है, भेड़ों की नस्ल, भेड़ों की नस्लें देखें तो भेड़ों की विदेशी नस्ल है, देसी नस्ल है और संकर नस्ल है। तो 3 भेड़ों की क्या है, मुख्य नस्लें हैं। पंजीकृत नस्लें कितनी है, 44 है। कुल मिलाकर जो भेड़ों की नस्लें हैं वो 44 है। और 3 प्रकार से भेड़ों को बड़े पैमाने पर वर्गीकृत किया गया है। तो बड़े पैमाने पर विदेशी होगी, देसी होगी और संकर होगी। ठीक है, पानी डालना उसमें, गर्म पानी। इसके बाद में देखिए
राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। राजस्थान को क्या कहा जाता है? भेड़ों का घर कहा जाता है। भेड़ों का घर किसको कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। भेड़ों का मांस जो होता है, मांस मटन उत्पादन तथा ऊन उत्पादन के लिए भेड़ें जो है वो हमारे लिए उपयोगी है। दो विशेष रूप से दो चीजों के लिए जो भेड़ें हैं वो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है। फाइन वूल, मुलायम ऊन कहां से मिलती है? जिसको बोलते हैं मोरिनो या रामदो इलेट। जरूर ध्यान रखना, इसके बारे में एक बार सवाल याद आ रहा है कि पूछा गया था कि जो भेड़ों से फाइन ऊन प्राप्त होती है उसको और क्या बोला जाता है? तो मोरिनो या रामदो इलेट बोला जाता है। ठीक है। फर जो है, त्वचा पर घने जो बाल होते हैं उनको कराकुल बोला जाता है। फर, जो भेड़ों के फर होते हैं तो त्वचा पर जो घने बाल होते हैं उनको कराकुल बोला जाता है। मटन जो है मांस उत्पादन को बोलते हैं डोरसेट, सेफिक और साउथ डाउन। ये मटन की क्या है? मटन का उत्पादन या क्वालिटीज है। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, लॉन्ग कोर्स वूल, मोटे लंबे ऊन को लिंकन या लिचेस्टर बोला जाता है। मोटा जो लंबा ऊन होता है भेड़ों का उसको लिंकन या लिचेस्टर बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये टर्म्स है, भेड़ों से संबंधित है ना, भेड़ों से संबंधित ये शब्दावली है। अब बात करते हैं भारतीय भेड़ों की प्रमुख नस्लें, जिसमें सबसे पहले हम राजस्थान के अंदर जो नस्लें पाई जाती है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चोकला की। चोकला की दोस्तों बात करें तो चोकला जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से हुई है। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान का सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये क्षेत्र जो है शेखावाटी क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति है, यहाँ पर ये अधिक मात्रा में या संख्या में पाई जाती है। अन्य नाम की बात करें तो राजस्थान की मेरिनो इसको बोलते हैं, 1000 बार ये सवाल पूछा गया है। राजस्थान की मेरिनो, शेखावाटी भी बोलते हैं और छापर भी इसको बोलते हैं। वैसे छापर क्या है? छापर एक अभ्यारण्य है। छापर क्या है? ताल छापर क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य है। ठीक है। जहां पर क्या पाए जाते हैं? कृष्ण मृग पाए जाते हैं। यहां से भी सवाल बनेगा। ठीक है। यहां पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं। इसके बाद में रोमन नाक, इसकी नाक कैसी होती है? विशेषताओं की बात करें तो इसकी नाक जो है वो रोमन होती है। विशेषताएं भी आपसे पूछेगा। विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो नाक होती है वो रोमन, छोटा सिर होता है और सींग रहित, इसके सींग नहीं होते हैं। ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखना है। भूरे रंग का इसका मुंह होता है, काले इसके खुर होते हैं और नाक इसकी तोतापुरी होती है। कल हमने जब बकरियों के बारे में पढ़ाई करी थी उसमें भी हमने देखा था कि जो बकरियों की नाक है, कुछ बकरियों की नाक कैसी होती है? तोतापुरी। तो इसी तरह भेड़ की नाक भी क्या है? इसकी, चोकला की, तोतापुरी है। राजस्थान की फाइन वूल की सबसे अच्छी नस्ल है ये, सबसे फाइन वूल हमें ये देती है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो। औसत ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो तक प्रतिवर्ष जो है इसके लिए इसकी ऊन जो है उसका उत्पादन होता है। देखो चोकला के बारे में सारा कुछ याद रखना, चोकला के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया अब तक, तो चोकला के बारे में जरूर आपको सब याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़िए, आगे बात करें तो मगरा। मगरा जो है, मगरा का अन्य नाम क्या है? बीकानेरी। ठीक है। और ये राजस्थान के बीकानेर, चूरू और नागौर जिलों में पाई जाती है। त्वचा का रंग बात करें तो गुलाबी। ठीक है। ऊन इसकी मुलायम होती है। देखो ये ऐसी एक भेड़ है मगरा जिसकी त्वचा का रंग आपको गुलाबी सा नजर आएगा। कैसा आएगा? गुलाबी सा नजर आएगा। चलिए इसके बाद आगे, कान छोटे और मुड़े हुए होते हैं, आंखों के चारों ओर भूरे रंग के धब्बे और वलय पाए जाते हैं। यानी ये जो भेड़ आपकी मगरा, इसकी आंखों के चारों ओर जो है भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। ये प्रजाति भी, ये नस्ल भी सींग रहित होती है। इसे चश्मे वाली नस्ल कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरुजी थाना जी यहाँ के डबल बैटरी, चश्मे वाली क्या कहते हैं? चश्मे वाली भेड़ कहते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, यहां से सवाल बन सकता है। औसत ऊन की बात करें तो 1.5 से 2.5 किलो तक प्रतिवर्ष ये औसत इसके ऊन का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है। सेशन को एक बार शेयर कर दो, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है। नाली 3 नंबर पे अपनी भेड़ आती है नाली। नाली की उत्पत्ति की बात करें तो श्रीगंगानगर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ भी साथ में आप ले सकते हो। ठीक है। और पतिनुमा इसके कान होते हैं, चेहरे पर हल्के भूरे बाल होते हैं, ऊन मध्यम क्वालिटी का और कारपेट बनाने में उपयोगी है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर ध्यान रखना, यहां से सवाल आपका बन सकता है। यानी कौन सी भेड़ की ऊन जो है वो कारपेट बनाने के काम आती है? तो नाली जो नस्ल है भेड़ की, इसकी ऊन जो है वो कारपेट बनाने में काम आती है। टांगे इसकी छोटी होती है, पीले रंग के इसके क्या होते हैं? हौज यानी खुर होते हैं। ठीक है। पीले रंग के इसके क्या होते हैं? खुर होते हैं
औसत ऊन जो है वो अच्छी बलि देती है, 2.5 से लेकर 3.5 किलो प्रतिवर्ष इसकी ऊन प्राप्त होती है। ऊन का जो रंग है वो पीला होता है, यानी इसकी ऊन जो है वो सफेद नहीं होती है, कैसी होती है, पीली होती है। ठीक है, आगे देखिए मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है। मारवाड़ क्षेत्र में बात करें तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी भेड़, मारवाड़ी बकरी जो है, इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ये फैक्ट आपको इसके बारे में जरूर याद रखना है। और आगे बात करें इसकी विशेषताओं की, तो सिर इसका काला होता है, चेहरा काले बालों से ढका हुआ होता है, कान इसके छोटे और मुड़े हुए होते हैं, नर मादा सींग रहित होती है। दोनों जो है वो मादा और नर सींग रहित, सींग नहीं होते हैं। टांगे पतली, लंबी और मजबूत होती है, छोटी पूंछ होती है इनके। और इसका जो पर्पज है वो ट्राइपल पर्पज है, यानी क्या, तिहरी उपयोगिता है कि इस नस्ल से हमें ऊन भी मिलती है, मांस भी मिलता है और दूध उत्पादन भी इस भेड़ से होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है। यानी इस भेड़ से 3 उद्देश्य जो है वो पूरे होते हैं, ऊन, मांस और दूध, तीनों के लिए ये काम की है। ऊन उत्पादन की बात करें तो 1.5 से 2.5 किलो प्रतिवर्ष इसकी ऊन का उत्पादन होता है। इस नस्ल से कोर्स व्हाइट वूल यानी मोटा सफेद ऊन जो है वो प्राप्त होता है, यानी इससे कैसा ऊन प्राप्त होगा, मोटा और सफेद ऊन प्राप्त होता है, जिससे कारपेट बनाए जाते हैं। यानी इस नस्ल की ऊन से भी क्या बनाए जाते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं। कारपेट बनाने में यह नस्ल जो है आपकी उपयोगी है। ठीक है, आगे आइए। इसके बाद देखिए आगे आती है पुंगल। पुंगल के बारे में भी काफी बार जो सवाल आपसे पूछा गया है, ये राजस्थान के बीकानेर जिले के पुंगल इलाके में पाई जाती है। तो उत्पत्ति स्थान पुंगल इसका बोलेंगे, और पुंगल इलाके के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। इसका नाम भी क्या है, पुंगल है। आंखों की भौहें के ऊपर येलो स्ट्रिक, पीले रंग की रेखाएं होती है, यानी आंखों के ऊपर आप देखोगे ध्यान से तो पीले रंग की रेखाएं आपको मिलेगी। यानी भेड़ों की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए ताकि उससे आप पहचान कर सको कि ये कौन सी नस्ल है। चेहरे का रंग काला होता है, निचला जबड़ा सफेद होता है। ठीक है, नर और मादा दोनों ही सींग रहित होते हैं। मोटा ऊन होता है, इसका ऊन जो होता है वो कोर्स वूल होता है, मोटा होता है। उत्पादन कितना होता है, 1.5 से लेकर 2.5 किलो प्रतिवर्ष तक इसकी ऊन का जो है उत्पादन होता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको इसके बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट विशेषता है, अलग पहचान है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए सोनाड़ी। सोनाड़ी की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति उदयपुर क्षेत्र से मानी जाती है। सोनाड़ी की उत्पत्ति जो है वो उदयपुर क्षेत्र से मानी जाती है। इसको चरणोत्थर कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका जरूर ध्यान रखना है। इसके बारे में सवाल आया हुआ है कि चरणोत्थर भेड़ की कौन सी नस्ल को बोला जाता है, तो सोनाड़ी नस्ल को चरणोत्थर बोला जाता है। यह नस्ल कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में मिलती है। चेहरा इसका हल्का भूरा होता है, नाक इसकी उभरी हुई होती है, सींग रहित प्रजाति है, इसके भी सींग नहीं होते हैं। कान लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं और गिर गाय जैसी ये दिखती है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जरूर ध्यान रखना। यानी ऐसी कौन सी नस्ल है जो गिर गाय की भांति दिखती है, तो कान लंबे, लटके हुए, और कौन सी नस्ल हो जाएगी, सोनाड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, चरणोत्थर भी बोला जाता है। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आप एडजस्ट करते रहो और सेशन को एक बार जरूर शेयर कर दो अपने साथियों के साथ में। औसत ऊन उत्पादन की बात करें तो 600 ग्राम से लेकर 1 किलो 200 ग्राम तक इसकी ऊन का उत्पादन होता है औसत। दूध उत्पादन की बात करें तो 1.5 से लेकर 2 केजी तक इसके दूध का क्या होता है, उत्पादन। तो दूध उत्पादन के अंदर भी ये भेड़ क्या है, अच्छी है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति आपको पता है जैसलमेरी क्षेत्र हो जाएगा। यह नस्ल बाड़मेर में पाई जाती है, जोधपुर में भी पाई जाती है, और जैसलमेर की उत्पत्ति है तो जैसलमेर में भी पाई जाती है। चेहरा इसका काले रंग का होता है, रोमन प्रकार की इसकी नाक होती है। कल भी हमने पढ़ा था कि कुछ बकरियों की जो नाक है वो रोमन प्रकार की होती है, इसकी भी नाक जो है रोमन प्रकार की होती है। कान लंबे, लटके हुए और पूंछ इसकी लंबी होती है, इसकी पूंछ भी क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है। मीडियम कारपेट क्वालिटी वूल है, यानी इसकी ऊन से भी क्या बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है। ठीक है, और मीडियम क्वालिटी का कारपेट इसकी ऊन से बनता है। ऊन उत्पादन की बात करें तो 1 किलो 800 ग्राम से लेकर 3 किलो 200 ग्राम तक इसकी ऊन का क्या होता है, उत्पादन होता है। देखो ऊन उत्पादन ज्यादा हो सकता है लेकिन ऊन की जो क्वालिटी है वो इसकी क्या है, मध्यम दर्जे की है, मीडियम है। ठीक है, इसके बाद है मालपुरी। मालपुरी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है मालपुरा क्षेत्र टोंक माना जाता है।
यह नस्ल जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में और अजमेर में भी पाई जाती है। ये सोनाड़ी नस्ल के जैसी भेड़ है, यानी सोनाड़ी और मालपुरी जो है वो दोनों भेड़ें मिलती जुलती है आपस में, ठीक है, परंतु इससे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। सोनाड़ी से इसकी ऊन जो होती है वो अच्छी होती है कंपैरिजन में। चेहरा भूरा सफेद होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है और हल्के भूरे रंग का चेहरा। पेट व पैर पर बाल इसके नहीं होते हैं, पेट पर और इसके पैरों पर बाल नहीं होते हैं, ऊन नहीं होती है। ऊन उत्पादन की बात करें तो 1 किलो प्रतिवर्ष इसकी ऊन उत्पादन क्षमता इस भेड़ की क्या है, कम है। इसके बाद बात करें तो पाटनवाड़ी की बात करें तो गुजरात क्षेत्र की आपकी नस्ल है पाटनवाड़ी क्षेत्र की। चेहरा भूरे रंग का इसका होता है। मारवाड़ी नस्ल जैसी भेड़ से कारपेट ऊन प्राप्त होती है। मारवाड़ी की तरह ये पाटनवाड़ी की आपकी नस्ल है, ठीक है, जैसी मारवाड़ी की विशेषताएं वैसी आपकी पाटनवाड़ी की क्या है, विशेषताएं हैं। इसके बाद है नेल्लोर की बात करें तो यह नस्ल आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की है। मैं आपको भारत की सभी नस्लें करवाऊंगा, साथ में कुछ विदेशी नस्लों के बारे में भी आपको जानकारी रखना, वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो जो विदेशी नस्लें इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। यह नस्ल भारतीय भेड़ों की सबसे बड़ी टोलेस्ट नस्ल है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। भारतीय भेड़ों की सबसे टोलेस्ट भेड़ कौन सी है, आप कहोगे सर नेल्लोर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर इसका ध्यान रखना, यहां से सवाल बन सकता है। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, आप टेंशन मत करो, जो पढ़ाएंगे एकदम सॉलिड पढ़ाएंगे और इतना अच्छे से करवाएंगे कि जो है सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आप आराम से कंसंट्रेट करके रेगुलर क्लास ले और रेगुलर पढ़ते रहे, और मेरी पीछे की 2 क्लासेज जो हुई है उनकी रिवीजन करें। इस क्लास की भी आप रिवीजन जरूर करना। पढ़ाने के बाद में अगली क्लास लेने से पहले पिछली क्लास की अच्छे से रिवीजन आप जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि कुछ भी आपसे छूटे नहीं, आपके ऊपर बर्डन ना हो। अब आगे बात करें, देखो भेड़ों की सबसे बड़ी, भारतीय भेड़ों में सबसे टोलेस्ट ये नस्ल है, जरूर ध्यान रखना। ये सबसे अच्छी मटन प्राप्त होने वाली भेड़ की नस्ल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे अच्छा जो मटन है वो कौन सी भेड़ से प्राप्त होता है, तो नेल्लोर से प्राप्त होता है। ये बकरी जैसी भेड़ है जिससे कोई ऊन प्राप्त नहीं होती है। भाई साहब ये ऐसी भेड़ है जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, ऊन प्राप्ति नहीं होती है, तो ये मटन प्राप्ति के लिए भेड़ पाली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मटन प्राप्ति। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में नेल्लोर भेड़ जो है ये सर्वाधिक पाई जाती है और इससे ऊन नहीं प्राप्त होती, बेस्ट मटन प्राप्त होता है और ये सबसे टोलेस्ट भेड़ है। इस नस्ल के गर्दन पर 2 उपांग होते हैं। गर्दन पर क्या होते हैं, 2 उपांग होते हैं। गर्दन देखोगे तो उस पर आपको उपांग उभरे हुए कोई 2 भाग जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस भेड़ के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूर आपको अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखना है। तो काफी लोग नहीं आए थे क्लास में इस वजह से, ठीक है। देखिए आगे है मांड्या नस्ल। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के मांड्या जिले से हुई है। मांड्या नस्ल की उत्पत्ति मांड्या जिले से, एकदम आसान है, मतलब उत्पत्ति याद करना कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं है। इसकी नाक जो है वो रोमन होती है, पत्तीनुमा कान और छोटी इसकी पूंछ होती है। गर्दन के चारों ओर भूरे रंग के पैच इसके पाए जाते हैं, यानी गर्दन के चारों ओर इसके भूरे रंग के क्या होता है, पैच, ये अलग विशेषता है। अब तक जितनी भी हमने भेड़ें पढ़ी है, जितनी भी भेड़ों की नस्लें हमने पढ़ी है, उनमें हमने ये देखा कि विशेषताएं क्या है, ये एक अलग विशेषता है। एक चश्मे वाली भेड़ का आपको जरूर ध्यान रखना है। ये दूध और मीट के लिए पाली जाती है। ये स्मॉलेस्ट शिप ब्रीड, सबसे छोटी नस्ल है। बहुत अच्छा फैक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। ये स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे क्या है, छोटी ये शिप ब्रीड है, ठीक है। जितनी भी शिप्स की ब्रीड्स होती है उनमें सबसे छोटी ये है, ये आपको ध्यान में रखना। और टोलेस्ट मैंने आपको बता दिया, आंध्र प्रदेश की नेल्लोर, वो याद रखना है। तो छोटी बड़ी मैंने दोनों आपको बता दिया, दोनों आप नोट कर लेना स्टार करके। इसके बाद है गड्डी। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की ये नस्ल है और ये अच्छी पर्वतारोही है। भाई साहब ये सवाल आपसे ऐसे ही पूछेगा सीधा कि बताओ इनमें से अच्छी पर्वतारोही नस्ल कौन सी है, तो क्या बोलोगे जी, आप बोलोगे पर्वतारोही अच्छी नस्ल कौन सी है, वो है गड्डी। यानी गड्डी जो है ना वो भाई साहब बहुत ऊंचे पर्वत तक चढ़ने की क्या रखती है, कैपेसिटी, क्षमता रखती है। तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ियां हैं, पर्वत है, वहां पर ये चढ़ जाती है। हाँ, लाइव क्लास के सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, हटाएंगे नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है, चिंता मत करो। लाइव क्लास के सारे वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट बनाकर आपको मिल जाएंगे। मेरे यस सर के जितने भी अपने सारे सबके जो क्लासेस है आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी तो आज हमारी 4थी क्लास है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है। नोट्स हम आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। हाँ, साथ में आप लोग लिखते जाओ। देखो एक गुड़िया ने लिखा है
कि स्मॉलेस्ट शिप ब्रीड है। तो ऐसे फैक्ट क्या आप लिख देते हो तो आपको जल्दी याद रह जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन इससे प्राप्त होती है जिससे कुल्लू की साल और कंबल बनाने में प्रयुक्त करते हैं। एकदम ही अलग है भाई, दोनों प्रोडक्ट है, उनके नाम आपको दिए गए हैं। कुल्लू की साल और कंबल, दो चीजें पूछेगा। कुल्लू की साल और कंबल बनाने के लिए कौन सी भेड़ की नस्ल जो है वो अच्छी है, तो आप बोलोगे गड्डी नस्ल जो है वो अच्छी है, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर ये पाई जाती है, अच्छी पर्वतारोही। इसके बाद है भाकरवाड़। भाकरवाड़ भी भाई साहब हिमाचल प्रदेश की ही क्या है, आपकी भेड़ है। हिमाचल की निचली पहाड़ी में ये पाई जाती है। हिमाचल के अंदर जो निचली पहाड़ियां उसमें ये पाई जाती है, और ऊंचली पहाड़ियों के अंदर ये गड्डी पाई जाती है। इससे लोई जो ऊन है वो प्राप्त होती है, यानी लोई क्वालिटी की जो ऊन है वो इस भाकरवाल से आपको क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, अगली नस्ल है गुरेज। गुरेज की बात करें तो गुरेज जो आपकी नस्ल है यह कश्मीर की नस्ल है, और यह कश्मीर में पाई जाने वाली भेड़ों में सबसे बड़ी नस्ल है भाई, कश्मीर की सबसे बड़ी है। कश्मीर की सबसे बड़ी पूछे तो क्या करोगे, गुरेज। ठीक है, हाँ जी आप लिखते जाओ साथ साथ में। ठीक है, गुरेज हो गया। गुरेज के बाद में आगे बढ़िए, आगे हम बात करें तो आती है काठियावाड़ी। इसकी उत्पत्ति गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से मानी जाती है। दक्षिणी राजस्थान में यह सर्वाधिक पाई जाती है। चेहरे का रंग इसका काला होता है, पैर का काला रंग और शरीर का सफेद रंग इसका होता है। अच्छी गुणवत्ता वाला जोरिया ऊन है वो इससे प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना कि जोरिया ऊन जो है वो किस नस्ल से प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्या है, फैक्ट है। ऊन उत्पादन इसका 1.5 किलोग्राम है, यानी 1 किलो 500 ग्राम इसकी ऊन का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़िए जी। भेड़ों की विदेशी नस्लें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। विदेशी कौन कौन सी नस्लें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, आप लोगों ने अब तक शेयर नहीं किया, मुझे लगता है बड़ी कंजूसाई कर रहे हो आप लोग सारे, है ना, बड़ी कंजूसाई कर रहे हो। पीडीएफ उसमें मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। ठीक है, मेरिनो की बात करें तो मेरिनो आपको पता है विश्व की सर्वप्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध जो है वो भेड़ है। अब जो मेरिनो है इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है, स्पेन है। एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रखना है, मेरिनो स्पेन के अंदर है। ठीक है, और भारत की चोकला मेरिनो कही जाती है। विश्व की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन और चेहरे पर इसके क्या होती है, झुर्रियां होती है। तो ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर विश्व की 1 नंबर भेड़ है तो ऊन तो 1 नंबर होना ही है, फाइन होना ही है। रंग इसका सफेद होता है, सिर ऊन से ढका हुआ होता है। उत्तम किस्म की ऊन जो है वो इससे प्राप्त होती है, और ऊन अत्यंत क्या होती है, मुलायम होती है। तो इसकी ऊन जो है वो अत्यंत क्या होती है, मुलायम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नर पशु में घुमावदार सींग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। मेरिनो के अंदर जो नर होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं जी, सींग पाए जाते हैं। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी याद रह जाएंगे। ये वाला याद रखना, ये अलग से है, क्योंकि अधिकांश जो भेड़ की नस्लें उनमें सींग नहीं पाए जाते हैं। 8 से 10 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन होता है। बहुत बारीक ऊन प्राप्त होती है भाई साहब। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किससे होता है, मेरिनो से। 8 से 10 किलोग्राम, बाकी भेड़ आसपास ही नहीं है, यानी इस भेड़ का कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, ऐसी कोई नस्ल ही नहीं बनी है जो इसका रिकॉर्ड तोड़ दे। ठीक है, इसके बाद है रेम्बुलेट। रेम्बुलेट की उत्पत्ति फ्रांस में इसे फ्रेंच मेरिनो भी कहा जाता है। ये देखो जी, मतलब मेरिनो की उपाधियां दी जाती है भेड़ों को, इसलिए क्योंकि मेरिनो जो है वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो फ्रेंच की मेरिनो क्या है, रेम्बुलेट है। मुख्य जो मेरिनो है उसका आपको पता है कि स्पेन के अंदर उत्पत्ति स्थान है। स्पेनिश मेरिनो से विकसित नस्ल है। देखो जी, ये बनाई किससे गई है, ये बनाई भी किससे गई है, मेरिनो से ही बनाई गई। ठीक, इसके बाद में भेड़ों की भारी भरकम नस्ल होती है, ये भारी भरकम नस्ल है। भारत में सबसे ज्यादा संकरण मेरिनो तथा रेम्बुलेट नस्ल के साथ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पूछेगा कि भारत के अंदर जो भेड़ों की नस्लें हैं उनमें सर्वाधिक जो संकरण है वो किसके साथ किया गया है, तो सर्वाधिक मेरिनो और रेम्बुलेट, इन दो नस्लों से भारत के अंदर जो नस्लें हैं वो बनाई जाती है, क्योंकि इन दो पर सर्वाधिक हमें भरोसा होता है कि ये अच्छी ऊन उत्पादन करेगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भूलना मत। रेम्बुलेट मांस के लिए प्रसिद्ध होती है, मांस के लिए भी प्रसिद्ध है। नर का भार 100 किलो और मादा का भार 80 किलो होता है। ये भार भी
हो सकता है पूछ ले, इसलिए साथ साथ में मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लिंकन नस्ल की बात कर लेते हैं। देखिए लिंकन जो आपकी नस्ल है इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है। विश्व की सबसे भारी नस्ल है, देखो भाई विश्व की सबसे भारी, टोलेस्ट मैंने आपको बताया था नेलोर, भारतीय भेड़ों में सबसे टोलेस्ट क्या है, नेलोर। नेलोर कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और विश्व की सबसे भारी नस्ल क्या है, लिंकन है। विश्व की सबसे लंबी नस्ल है, यानी लंबाई होती है इस भेड़ की, ठीक है। और मोटे लंबे ऊन के फाइबर प्राप्त होते हैं, इससे क्या मोटे लंबे ऊन के जो फाइबर है वो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्या है, नस्ल है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। पशु परिचर भर्ती में इंडिया जीके भी आएगा क्या सर? देखो जी इंडिया जीके का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, लेकिन सामाजिक विज्ञान आपको दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है ऊपरा ऊपरी, तो इसकी चिंता ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है 8-10 सवाल पूछे जा सके। लिचेस्टर की बात करते हैं। लिचेस्टर की बात देखो, ये जो भारत और राजस्थान दोनों का दिया गया पार्ट बी के अंदर, तो राजस्थान के साथ साथ में भारत भी आपको पढ़ लेना, ठीक है। भारत से बी पार्ट में ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट आपका रहेगा, तो इसमें साथ साथ में भारत वाला भी करवाता जरूर। उत्पत्ति जो है वो इंग्लैंड के अंदर हुई है। शुद्ध अंग्रेजी नस्ल है, यानी ये भाई अंग्रेजी में शुद्ध नस्ल है। लंबे मोटे ऊन के फाइबर इससे भी प्राप्त होते हैं। लंबे मोटे ऊन के फाइबर किससे, लिचेस्टर से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है साउथ डाउन। साउथ डाउन की उत्पत्ति भी इंग्लैंड से मानी जाती है। सबसे पुरानी इंग्लिश नस्ल है, यानी इंग्लैंड के अंदर जो है यह सबसे प्राचीन नस्ल जो है माना जाता है। मुंह जो है वो इसका चूहे जैसा होता है, बड़ा अच्छा फैक्ट है ना, ये याद कर लेना। इसका मुंह कैसा होता है, चूहे के जैसा होता है। तो ऐसी नस्ल भेड़ की जिसका मुंह जो है वो चूहे की भांति होता है, तो साउथ डाउन जो भेड़ है इसका जो है चूहे की तरह मुंह होता है। इसके बाद है कराकुल। कराकुल की उत्पत्ति है जो उज्बेकिस्तान से मानी जाती है। उज्बेकिस्तान से मानी जाती है। इस नस्ल में उच्च गुणवत्ता वाली फर और प्लेट या खाल प्राप्त होती है। अच्छी फर और अच्छी जो प्लेट या खाल जो वो प्राप्त होती है, यानी इसकी खाल भी अच्छी होती है और अच्छी गुणवत्ता की फर इससे प्राप्त होती है। ऊन और फर फर्क है, ठीक है। नर पशु में सींग होते हैं किंतु मादा में सींग नहीं होते हैं। ये जी दूसरी नस्ल है जिसके अंदर नर पशु में सींग पाए जाते हैं, ठीक है। नर पशु में नर में सींग पाए जाते हैं, ठीक है। नर में क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये दो ही है जो मैंने आज आपको बता दी। इसके बाद में बात करें तो सेफोक। सेफोक भी कहाँ की है, इंग्लैंड की है। तो जो विश्व की नस्लें या विदेशी जो नस्लें वो बहुत ज्यादा नहीं है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15-20 मिनट में आराम से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है, क्योंकि अधिकांश जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लैंड की आ रही है विदेशी में। सबसे अच्छा मांस मटन इस नस्ल से प्राप्त होता है। इसका मांस भी क्या होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके बाद में है डोरसेट। डोरसेट की उत्पत्ति भी कहां से हुई भाई, इंग्लैंड से हुई। मांस उत्पादन हेतु यह क्या है, प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। और CSWR यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक मालपुरा के अंदर भाई साहब स्थित है। इसके बारे में मैंने बताया है। तीसरे वीडियो सेशन के अंदर मैंने आपको 4 से 5 सवाल दिए हैं, ईमानदारी से जरूर पूरा देख लेना। रह जाएगा नोट्स, PDF, पैनल नोट्स सब कुछ मिलेगा, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सारे आपको दिए जाएंगे। चलिए देखो, सबसे पहले हमें गोवंश को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि गोवंश की जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार की रही है। देखिए 2012 में जो गोवंश की गणना करी गई थी उसमें 13.3 मिलियन राजस्थान के अंदर गायें थी। कितनी थी, 13.3 मिलियन। लेकिन 2019 में जब गणना हुई थी तो 13.9 मिलियन गायों की संख्या पहुंच गई। और ऐसे में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, छठे स्थान पर। और फॉर्चुनेटली देखो गोवंश जो है ना वो 4.4% के राजस्थान में वृद्धि हुई है गोवंश में। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए 2012 की पशु गणना की तुलना में 2019 में गायों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 4.41% की राजस्थान के अंदर वृद्धि दर्ज करी गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और राजस्थान कौन सी स्थान पर है जी, राजस्थान छठे स्थान पर है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गाय की दुधारू नस्लें कि गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी है। तो नंबर 1 पर हमारी गाय आती है गिर गाय। अब गिर गाय की जब बात करें तो देखिए गिर गाय कैसी दिखाई पड़ती है। गिर गाय जो है वो आपको इस प्रकार की दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये गिर गाय की फोटो आप देख सकते हैं। गिर गाय का जो अन्य नाम है वो है काठियावाड़ी सोराठी डेसन, इसको बोला जाता है। उत्पत्ति की बात करें तो गिर के जंगल जो गुजरात में पाए जाते हैं, यहां से गिर गाय की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है।
अगर विवरण क्षेत्र की बात करें कि कहां कहां पर गिर गाय पाई जाती है, तो राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़, जूनागढ़ के अंदर और अहमदाबाद में भी ये गाय जो है वो देखने को मिलती है। इस गाय के दूध उत्पादन की बात करें तो 2000 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात। प्रति ब्यात का मतलब है कि इसका जो दुग्ध काल होता है उस पूरे दुग्ध काल में ये 2000 से लेकर 2500 लीटर तक दूध देती है। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा सारे के सारे लोग लाइव चैट में यस लिख दो, कमेंट करना शुरू कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सारे लोग एक बार शेयर कर दो अपने अपने स्तर पर, जहां भी आप जुड़े हो, जो भी आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम का ग्रुप है, जरूर आप सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस गाय की विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान में इसको रेडा कहा जाता है। ठीक है, रेंडा या रेडा इसको कहा जाता है। कान पत्तियों की तरह लंबे लटकते हुए है। इसके जो कान है वो कैसे हैं? पत्तियों की तरह लंबे लटकते हुए। देखो ये पत्तीनुमा कान इसके दिखाई पड़ते हैं। इसके जो कान है ना वो इस प्रकार से देखो ऐसे पत्तीनुमा है, तो पत्तियों की तरह इसके जो कान है वो कैसे हैं? लंबे दिखाई पड़ते हैं। आंखें निंद्रा युक्त अवस्था में होती है। जब गाय को आप देखोगे ना इसको तो आपको लगेगा यार ये तो सो रही है, तो निंद्रा अवस्था में इसकी आंखें हैं। लैक्टेशन पीरियड देसी गायों में सर्वाधिक गिर गाय का होता है। लैक्टेशन पीरियड इसका कितना होता है? 325 दिन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर इसको ध्यान में रखना है, यहां से सवाल आपका बन सकता है। इसका चौड़ा उभरा हुआ ललाट होता है। ललाट कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, चौड़ा होता है। ये देखिए यहां से इसका ललाट जो है ना वो उभरा हुआ और चौड़ा है। ठीक है, ये इसकी क्या है? विशेषता है, खासियत है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें तो आंखों में काजल लगी हुई, शर्मीली इसकी थोड़ी आंखें आपको दिखाई देगी, काजल लगी हुई और शर्मीली आंखें। इसमें मुख्य रूप से कुष्ठ रोग जो है वो होता है, यानी कुष्ठ रोग से ये ज्यादा ग्रसित होती है। कान टिप पर नोच होती है। कान टिप पर क्या होती है? नोच बनी हुई होती है। और नर का भार 540 किलो और मादा का भार 386 किलो तक इसके अंदर होता है। ये प्रमुख विशेषताएं हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। प्रमुख विशेषताओं से भी सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी गाय आती है साहीवाल। साहीवाल की बात करें तो आपके सामने देखिए ये साहीवाल गाय है। साहीवाल जो गाय है वो आपको कुछ इस प्रकार की जो है नजर आएगी। ठीक है, साहीवाल गाय की बात करें तो इसको मोंट गोमरी भी बोला जाता है, इसको लोला भी बोला जाता है। लोला क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो चमड़ी है ना देखो यहां से लटकी हुई होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लोला बोला जाता है। यहां से आप देखोगे तो इसकी जो चमड़ी है, त्वचा जो है वो लटकी हुई रहती है। ठीक है, इसको मुल्तानी भी बोला जाता है और लंबी बार। मुल्तानी देखो इसका रंग जो है ना वो थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी से मिलता हुआ, तो मुल्तानी और लंबी बार और तेली भी इसको बोला जाता है। इसकी बार जो है वो लंबी होती है और ये तेली गाय भी कहलाती है। उत्पत्ति की बात करें तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी स्थल पंजाब में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। गाय को ध्यान से जरूर देख लेना। सारी जो गायें हैं, नस्लें हैं, उनकी मैं इसीलिए फोटोज लेकर आया हूं ताकि आप देख सकें। देखने से भी बहुत सारी चीजें आपको याद रह जाती है। विवरण क्षेत्र की बात करें तो ये श्रीगंगानगर राजस्थान में पाई जाती है। दुग्ध उत्पादन बात करें तो पूरे दुग्ध काल में 2725 लीटर से 3175 लीटर दूध का उत्पादन करने वाली ये नस्ल है। कौन सी नस्ल है? साहीवाल गाय। अब बात करें साहीवाल की विशेषताओं की तो इस गाय की ढीली त्वचा होने के कारण इसको लोला नस्ल भी कहा जाता है। कौन सी नस्ल कहा जाता है इसको? लोला नस्ल इसको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद बात करें तो भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से आपका सवाल जो है वो बनेगा कि भारत की क्या है? ये सर्वोत्तम नस्ल है। स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है, डेयरी नस्ल है। ठीक है, पूंछ चाबुक नुमा, लंबी और जमीन को छूती हुई आपको दिखाई पड़ती है। जो पूंछ है ना, इसकी जो पूंछ है वो चाबुक नुमा आपको दिखाई पड़ती है और लंबी, जमीन के टच होती हुई इसकी जो पूंछ है वो आपको दिखाई देगी। सुविकसित थुई होती है। इसकी जो थुई होती है, ऊपर की थुई, वो सुविकसित आपको नजर आएगी। पूरी तरह से जो है विकसित इसकी क्या होती है? थुई होती है। इसके बाद में बात करें तो मादा में सुंडी सुविकसित होती है। मादा जो है उसके अंदर सुंडी जो है वो भी इसकी सुविकसित अवस्था में होती है।
चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए। आगे इसके अंदर आंखों के चारों तरफ सफेद रिंग जो है वो बनी हुई आपको मिलेगी। आंखों के चारों तरफ सफेद रिंग जो है वो इसकी पहचान है। रंग गहरा लाल और हल्का लाल होता है, ठीक है। नर का भार 550 किलो और मादा का भार जो है वो 400 किलो तक इसके अंदर होता है। नर और मादा का जो भार है वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो गाय है वो आती है कौन सी? रेड सिंधी गाय। रेड सिंधी गाय की बात करें तो आप पहले इसकी पिक्चर देख लीजिए। इस तरह की जो गाय है वो दिखाई पड़ेगी आपको। अन्य नाम की बात करें तो माही, रेड कराची भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो पाकिस्तान के कराची क्षेत्र तथा हैदराबाद के सिंधी क्षेत्र को माना जाता है। विवरण की बात करें तो ये जो गाय है ना, ये अधिकतर बड़े फार्म हाउस के अंदर पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेड सिंधी गाय अधिकतर जो बड़े फार्म हाउस है वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। जैसे एनडीआरआई का ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि एनडीआरआई कहां पर है। देखिए फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहां पर है? ये करनाल के अंदर और नैनीताल के अंदर स्थित है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1100 से लेकर 3175 लीटर तक दुग्ध काल में ये अपना दूध देती है, दूध उत्पादन करती है। इसके बाद में बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या? बड़ी अच्छी विशेषताएं हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं इसके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी इसके चेहरे का जो हाव भाव है ना वो अच्छा है, यानी ये बुद्धिमान गाय है। चेहरे के हाव भाव से बहुत कुछ इसके पता चलता है, ठीक है। एक बार पिक्चर को दोबारा देखो ध्यान से। इसका जो चेहरा है ना, उसके हाव भाव से आपको ये समझ में आएगा कि ये गाय खुश है कि नाराज है, हंस रही है कि रो रही है। तो इसके जो एक्सप्रेशंस है वो आपको जान पड़ते हैं चेहरा देखकर। इसके बाद में रंग इसका जो है वो गहरा लाल होता है। हुई पूर्ण रूप से इसकी क्या होती है? विकसित होती है। नर में लोला लटकता होता है। नर जो है उसके अंदर लोला आपको लटकता हुआ इसका दिखाई देगा। नर का भार 480 किलो, मादा का भार 386 किलो तक इसके अंदर होता है। यह औसतन भार आपको बताया गया है। इसके बाद में बात करें तो गाय आती है थार पार कर। कहां से आई? थार पार करके जो गाय आई, यहां पर आप देख सकते हैं थार पार कर जो गाय है वो इस तरह की आपको क्या है? दिखाई पड़ेगी। थार पारकर की बात करें तो इसको मालानी, गुड्डा मालानी, सफेद सिंधी, भूरी सिंधी, कच्छी और थारी भी इसको बोला जाता है। तो इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं, अन्य नाम आपको हर गाय के ध्यान में रखना है। उत्पत्ति थार पारकर जिला पाकिस्तान, तो नाम और उत्पत्ति क्या है? दोनों सेम है। और सिंध प्रांत के अंतर। वितरण क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर यह सर्वाधिक पाई जाती है, पाली जाती है। और दूध उत्पादन की बात करें तो 2500 लीटर इसका दूध माना जाता है इसके दुग्ध काल में या ब्यांत वाले टाइम में। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं। देखो विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो विशेषताओं में सबसे पहले इस गाय के शरीर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी पाई जाती है। देखो सवाल जहां से बनेगा मैं स्टार कर रहा हूं, उस पॉइंट को बिल्कुल भी मत छोड़ देना, 100% याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? पॉइंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? पॉइंट है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो पाई जाती है। त्वचा का रंग बदलने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है, यानी इसका जो त्वचा का रंग है वो भी बदलता है। ये भी बहुत बड़ी इसकी विशेषता है। रंग सफेद अथवा ग्रे होता है। सिर मध्यम, चौड़ा ललाट और उभरा हुआ होता है। सिर जो होता है मध्यम आकार का होता है, ललाट इसका चौड़ा और उभरा हुआ होता है। इसके बाद में बात करें तो भारी भरकम इसकी क्या होती है? थुई होती है। और इसमें नवल फ्लैप विकसित होता है। नवल फ्लैप जो है वो इसके अंदर, इसकी त्वचा जो है वो क्या होती है? लटकती है। गल कंबल भी इसके अंदर क्या होता है? विकसित होता है। नर का भार 480 किलो और मादा का भार 400 किलो इसके अंदर होता है। तो नर मादा का भार भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए ये जो स्किन है ये इसकी धीरे धीरे जो है वो लटकती है। थुई भी देखो इसके अंदर क्या होती है? पूरी तरह से विकसित। मध्यम आकार का होता है इसका सर, लेकिन यहां से देखिए इसका जो ललाट है वो आपको चौड़ा जान पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करें तो आगे आती है हमारी गाय कांकरेज। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं गाय की द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी जो दूध देने और
भार ढोने के भी काम में आती है। ठीक है, बिल्कुल जाटनी सबसे ज्यादा एंटीबॉडी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार सेशन को सारे लोग शेयर कर दो भाई। ठीक है, अब देखिए कांकरेज की बात करें तो ये देखिए आपके सामने कांकरेज गाय है। ठीक है, एकदम अलग थलग जान पड़ेगी आपको ये गाय। अन्य नाम की बात करें तो सांचोरी, बन्नाई और वागड़िया, नागू भी इसको बोला जाता है। उत्पत्ति की बात करें तो गुजरात का कच्छ का रण जो है यहां से इसकी उत्पत्ति होती है। वितरण क्षेत्र की बात करें तो जालोर, सांचौर और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाने वाली गाय है। विशेषताएं देख लीजिए, देसी गायों में सबसे भारी नस्ल है। देसी गायों में क्या है, सबसे ज्यादा ये भारी नस्ल है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गाय की कौन सी नस्ल है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद भारतीय गायों में सबसे ज्यादा दूध में वसा प्रतिशत पाया जाता है। सबसे ज्यादा वसा का प्रतिशत इसी गाय में पाया जाता है। याद रखना, वसा प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय गायों के अंदर दूध में सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है। सींग आधार पर चौड़े, भारी भरकम लंबे सींग होते हैं। भाई इससे बड़े क्या सींग होंगे, इतने इतने बड़े इस गाय के क्या होते हैं, सींग। तो भारी भरकम इसके क्या होते हैं, सींग पाए जाते हैं, कांकरेज गाय। इसके बाद नर में जो लोला है वो लटका हुआ होता है। नर का भार 520 केजी और मादा का 400 केजी तक इसके अंदर भार जो होता है। इसके बाद में आगे बढ़े तो आगे आती है हमारी गाय हरियाणा। हरियाणा नस्ल की बात करें तो देखिए हरियाणा नस्ल की जो गाय है वो आपको इस तरह की दिखाई पड़ेगी। ये जो गाय है ये आपकी हरियाणा नस्ल की गाय है। ठीक है, और हरियाणा नस्ल की गाय की बात करें तो इसका उत्पत्ति क्षेत्र रोहतक, हिसार, गुरुग्राम है। और वितरण क्षेत्र देखो राजस्थान में जयपुर में, अलवर में, झुंझुनू में, धौलपुर में और भरतपुर सिक्कर के अंदर ये जो गाय है ये पाई जाती है। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो हरियाणा नस्ल है ये भारत की सबसे अच्छी द्विकाजी गाय की नस्ल मानी जाती है। हरियाणा नस्ल भारत की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल की गाय है। इंपॉर्टेंट है, नाभि की त्वचा अनुपस्थित होती है। इसके अंदर जो नाभि वाली त्वचा है वो नहीं होती है। रंग सफेद भी होता है और ग्रे भी होता है। सींग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसा कि आपको रंग दिखाई पड़ रहा है, ग्रे रंग भी होता है, सफेद भी होता है। सींग इसके अंदर बिल्कुल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो नर का भार 420 किलो और मादा का भार है वो 344 किलो तक होता है। दूध उत्पादन 1000 से 1200 लीटर तक होता है। द्विकाजी नस्ल की आपकी गाय है। ठीक है प्यारे बच्चों, सेशन को आप जरूर एक बार अपने साथियों के साथ में शेयर कर दें और सेशन को जरूर आप लाइक कर दें। ठीक है, पिक्चर को देख के जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं वो आपको पूरी अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं। अब आ जाती है जी राठी गाय। कौन सी गाय, अपनी राठी गाय, राठी रानी। इस तरह की ये गाय जो है ये आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर बॉक्स, ये जो मार्क्स है ना ये बने हुए मिलेंगे आपको। उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, विशेषकर बीकानेर के लूणकरणसर तथा अलवर के राहट क्षेत्र से इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। वितरण क्षेत्र श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अलवर क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाई जाती है आपकी राठी गाय। राठी गाय की चर्चा जो है वो सब जगह आपने सुन रखी होगी। राजस्थान की इसको बोलते हैं कामधेनु। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय है, राठी गाय है। छोटा ललाट, आकार मध्यम होता है। आकार क्या होता है इस गाय का, मध्यम होता है, तो रखने में सहूलियत होती है। नर का भार 400 किलो, मादा का भार 344 किलो तक होता है। दूध उत्पादन 1200 से लेकर 1500 लीटर इसका प्रति ब्यात जो है वो दूध का उत्पादन होता है। इसके बाद बात करें तो गाय आती है मेवाती। मेवाती की बात करें तो मेवाती कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी मेवाती गाय है। मेवाती का अन्य नाम कोसी, इसको कोसी भी बोलते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो मेवात हरियाणा का जिला, महाराष्ट्र और कांसी के अंदर यह सर्वाधिक देखने को मिलती है। वितरण अलवर राजस्थान के अंदर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और मथुरा यूपी के अंदर सर्वाधिक इसको पाला जाता है, रखा जाता है। ठीक है,
जी डेली क्लास होती है, 5वीं क्लास है, डेली क्लास होती है, ठीक है। सुबह एमसीक्यू की क्लास करवाई थी, मैं नहीं करवा पाया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो यूवी सर ने करवाई थी एमसीक्यू वाली, पीछे की 4 क्लासों का रिवीजन। विशेषताएं देखिए, सफेद रंग की नस्ल है, लाट थोड़ा उभरा हुआ है। देखो ये जो नस्ल है ये सफेद रंग की है, ठीक है, सफेद रंग की नस्ल है। ललाट जो है ये थोड़ा सा आपको ऊपर से उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो महाराष्ट्र की कोसी क्षेत्र के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, कोसी गाय पड़ा हुआ है। सींग छोटे, आंखों के चारों तरफ सफेद घेरा होता है। सींग तो देखो ज्यादा बड़े नहीं, छोटे होते हैं, आंखों के चारों तरफ यहां पर सफेद क्या बना हुआ होता है, इसके घेरा बना हुआ होता है। इसके बाद में नर का भार 400 किलो, मादा का भार 320 किलो तक होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1000 से लेकर 1200 लीटर तक ये दूध का उत्पादन कर देती है अपने दुग्ध काल में। मेवाती कोसी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे देखिए, आगे बात करें तो निमारी, निमारी की उत्पत्ति है नर्मदा यूपी, नर्मदा एमपी में, ठीक है। यह मसोदा नस्ल है। इसके बाद देखो अगली है आपकी डियोनी नस्ल। डियोनी नस्ल जो है इसकी उत्पत्ति हैदराबाद में, ये द्विकाजी कुछ अन्य गाय हैं, ठीक है। गिर तथा डांगी स्थानीय नस्ल की मिश्रित नस्ल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। डियोनी नस्ल, डियोनी जो है ये गिर और डागी इन दोनों का मिश्रण है ये, ठीक है। इसके बाद अंगोल, अंगोल की बात करें तो ये अंगमेल आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है, तो अंगोल अंगमेल आपको याद रह जाएगा। ये सफेद नस्ल है, ये भारी भरकम नस्ल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो द्विकाजी नस्ल जो है वो भी अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में देखो एक नस्ल आती है आपकी डांगी नस्ल। डांगी नस्ल की बात करें तो इसका अन्य नाम है कालखेड़ी और सोनखेड़ी। कालखेड़ी, सोनखेड़ी, खेड़ी खेड़ी से याद रख लेना कौन सी है, डांगी नस्ल है। उत्पत्ति गुजरात के डांग क्षेत्र से हुई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डांगी पड़ा। गुजरात और महाराष्ट्र की यह मुख्य नस्ल है। विशेषताओं की बात करें तो यह नस्ल आकार में बड़े से मध्यम आकार की ये होती है। यह नस्ल भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के अनुकूल क्षमता होती है, यानी ज्यादा वर्षा होती है वहां पर यह आराम से रह जाती है, क्योंकि वर्षा वाले क्षेत्र में ये जो है अनुकूल मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई डांगी नस्ल। तो इस सेशन के अंदर मैंने आपको, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर भैंस और भारत में भैंसों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, ठीक है। तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया, आप शुरू करें। भील प्रदेश से जोहार गुरुदेव, जोहार भाई, स्वागत है आप सबका जहां से भी आप जुड़े हो। चलिए, तो आज की क्लास का आगाज हो गया है। कौन सी क्लास शुरू होगी सर जी? ये क्लास जो है आपके लिए पशु परिचर के लिए है, पार्ट बी की, ठीक है। अच्छा, कल से आपकी साइंस की क्लास भी शुरू हो जाएगी और होपफुली मैथ वाली क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पूरी तरह से जो एक आपका यूट्यूब का बैच है वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, उसको लेकर डिटेल में हम कल बात करेंगे, या हो सकता है आज इस सेशन के बाद में हम जुड़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अभी चलिए बात करते हैं भैंसों की। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। भैंसों के मामले में 2012 के अंदर जो गणना हुई थी पशुओं की, उसमें 13.0 मिलियन कुल भैंस थी, ठीक है। अब 2019 की बात करें तो 13.7 मिलियन जो है भैंसें हो गई है। तो पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर राजस्थान है, यानी राजस्थान भैंसों के मामले में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। भैंसों के अंदर 5.53% की वृद्धि दर्ज करी गई है 2012 के मुकाबले। तो सवाल ऐसे बनेगा कि 2012 की तुलना में 2019 में भैंसों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 5.53% आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में भैंस पालन में प्रथम स्थान पर भाई यूपी है, उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान आता है। दूसरे स्थान पर कौन आता है, राजस्थान आता है। प्रतापगढ़ से राम राम सर जी, स्वागत है सर, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत आभार गुरुदेव, आपका भी आभार जुड़ने के लिए। जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, में कंप्लीट तैयारी होगी, कहीं इधर उधर भागने भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो, जेरागी नस्ल भैंसों की सबसे छोटी या बोनी नस्ल है, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। ये नस्ल थोड़ी अलग है जेरागी, लेकिन ये सबसे छोटी या बोनी नस्ल मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि भैंसों की कुल कितनी नस्लें हैं। देखो, भैंसों की जो कुल नस्लें हैं वो 17 नस्लें हैं, और ये बात हमें कौन बताता है,
NBAGR, इसका मतलब क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स। ये हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर स्थित एक संस्थान है जो हमें भैंसों की नस्लों के बारे में जानकारी देता है। तो 17 नस्लें हैं कुल, ठीक है। भारत को भैंसों की जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान मिला हुआ है, यानी जो भैंसों की संख्या है उस संख्या के आधार पर भारत क्या है? प्रथम स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक भैंसों का दूध भारत में ही उत्पादित होता है, यानी सर्वाधिक भैंसों का दूध जो है वो भारत उत्पादित करता है विश्व के अंदर। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आपको ध्यान में रखना है कि भैंस जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं रिवर भैंस। रिवर भैंस का मतलब है कि इसमें गुणसूत्र जो है वो 50 पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इंडियन है, वैसे इंडिया की भैंसें। एक है स्वैम्प भैंस। स्वैम्प भैंस जो है ये बर्मा की है, इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 48 पाई जाती है, ठीक है। ये 2 प्रकार की भैंसें हैं। विश्व की जो 95% भैंस का उत्पादन जो है वो एशिया महाद्वीप में होता है, यानी 95% भैंसें जो है ना विश्व की, वो एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। वहीं पर अगर बात करें भारत की, तो भारत में विश्व की कुल 54% भैंसें, विश्व की 54% पाई जाती है, इसलिए भारत जो है वो प्रथम स्थान भैंसों के मामले में रखता है। ये भैंस के संबंध में बड़े आंकड़े हैं जिनका आपको पता होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलो हम बात करें तो सबसे पहले अपनी भैंस आती है भाई मुर्रा। देखो ये मुर्रा भैंस है जिसको सजा रखा है, ठीक है। इस तरह की भैंस जो है वो आपको दिखाई पड़ती है, मुर्रा भैंस है, बढ़िया इसका शरीर बना हुआ है, ठीक है। अन्य नाम की बात करें तो दिल्ली बफेलो और कुंडी इसको बोला जाता है, कुंडी भैंस इसको बोला जाता है। अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर कुंडी इसको बोला जाता है। इसके जो सींग है इनकी बनावट आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी, राउंड शेप के अंदर ये अर्धचंद्राकार इसके जो है वो सींग होते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिसार, रोहतक और जिंद जिला के अंदर मानी जाती है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिसार का, यहाँ पर जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और राजस्थान के अंदर ये अलवर और जयपुर क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिल जाती है खूब संख्या के अंदर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मुर्रा की, तो मुर्रा जो भैंस है इसका रंग काला स्याही जैसा होता है, काला स्याही जैसा इसका रंग। सींग छल्लेदार, सींग जो है वो छल्ले नुमा होते हैं, ठीक है, घुमावदार होते हैं। सर इसका छोटा होता है, ललाट उभरा हुआ होता है। देखिए सर की बात करें तो इसका जो सर है ना ये छोटा होता है, इसका जो ललाट है ये थोड़ा आगे से उभरा हुआ आपको नजर पड़ेगा, रंग आपको दिखाई दे ही रहा है। इसके बाद में बात करें तो भारत की सबसे अच्छी दूध उत्पादन वाली ये नस्ल मानी जाती है, यानी दूध उत्पादन इसका अच्छा होता है। प्रथम ब्यात जो है, यानी पहली बार ये जो ब्यात देती है, ठीक है, वो इसका 36 माह से 48 माह तक रहता है। ये पहली ब्यात भी आपको इसकी ध्यान में रखना है। इसमें नर का जो भार है वो 500 kg। भार ज्ञात कैसे किया जाता है ये भी आपको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से भार निकाला जाता है। मादा का भार इसमें 400 किलो होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1400 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यात इसके दूध का क्या होता है, उत्पादन होता है। और दूध में वसा का प्रतिशत इसमें 7% होता है। वसा वाला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वसा के लिए आगे मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जहां से सभी नस्लों में जो दूध की अंदर वसा का प्रतिशत है वो आपको आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर, बीकानेर से स्वागत है भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इसके बाद आती है अपनी नीली रावी। ये देखिए ये जो भैंस आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी नीली रावी भैंस। इसका अन्य नाम है पंचकल्याणी। पंचकल्याणी बोला जाता है, पंचभद्र भी इसको बोला जाता है, पंचकल्याणी पंचभद्र इसको बोला जाता है। और इसके जो क्या होते हैं कि इसके जो पैरों पर और इसके ललाट पर व्हाइट निशान होता है, ठीक है। व्हाइट क्या होते हैं, निशान होते हैं, व्हाइट कलर होता है पैरों में और सर पर, ठीक है। तो पंचकल्याणी इसको बोला जाता है। गुड इवनिंग। उत्पत्ति की बात करें तो पंजाब के फिरोजपुर तथा पाकिस्तान के मोंटगोमरी स्थान सतलज व रावी जो नदी है उसके किनारे से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस क्षेत्र से इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। एक बार चाहूंगा सभी साथी आप सेशन को जरूर शेयर कर दें, बाकी साथी भी सेशन में शामिल हो जाए। आप लोग अपने अपने स्टेटस पे लगा दे, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कर दे। सर आपने तो पुराना सब्सक्राइबर है, अच्छा
इसके बाद आगे देखो राजस्थान, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ये भैंस आपको देखने को मिलेगी, यानी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस भैंस को सर्वाधिक पाला जाता है। ठीक है, इस भैंस को रखा जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइव चैट को ओपन रखो, अगर लाइव चैट ओपन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। कैलाश, गुलाब, भूराराम, किरण, दीपक, सुभाष, आप सबका स्वागत है। देखो इस भैंस के बारे में क्या ध्यान रखना है, रंग काला, सींग छोटे और मुड़े हुए होते हैं। मुर्रा के बाद भारत की द्वितीय डेयरी नस्ल है। मुर्रा पहली डेयरी नस्ल है, ये दूसरी डेयरी नस्ल है, ध्यान रखना। मुर्रा के बाद में 2 नंबर की डेयरी नस्ल। डेयरी नस्ल वही होती है जिसका दूध जो है उसका उत्पादन ज्यादा होता है। इस भैंस का दूध काल सबसे कम 250 दिन का होता है। दूध काल जो है ना वो भाई इसका कम होता है, 250 दिन का ही होता है। ठीक है, 250 दिन से आप लगा लो कितने महीने का दूध काल होता है। नर का भार 600 किलो और मादा का भार 450 किलो तक होता है। दूध उत्पादन देखिए 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यांत इसके दूध का उत्पादन होता है। दूध में वसा का 4% वसा जो है वो इसके दूध के अंदर पाई जाती है। वसा भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरी ये डेयरी नस्ल है। ठीक है, और साथ में आपको ध्यान रखना वसा 4% इसके अंदर पाई जाती है। राम राम भाई सारियान राम राम। ठीक है, सारियान शेयर कर दो ठीक क्लास ने। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। जाफराबादी, जाफराबादी देखो इस प्रकार की दिखाई पड़ती है, यानी एकदम डिफरेंट टाइप की ये भैंस आपको दिखाई पड़ेगी। जाफराबादी की बात करें तो देखिए बहुत ही तगड़ी भैंस आपके सामने है। इसके अन्य नाम है मिनी एलकेंट बफेलो भी इसको बोला जाता है। उत्पत्ति काठियावाड़ गुजरात क्षेत्र इसका माना जाता है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र है वो काठियावाड़ गुजरात माना जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें ना तो सींग इसके बड़े होते हैं, शरीर मोटा भारी भरकम होता है, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। शरीर जो है वो मोटा होता है और भारी भरकम शरीर वाली ये भैंस होती है जाफराबादी। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें तो ये निंद्रा युक्त आंखें, इसकी जो आंखें होती है ना वो आपको देखो नींद वाली सी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आंख जब आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये सो रही है, निंद्रालु आंखों वाली ये भैंस है। ठीक है, क्या बोला है, संडे का अब तक का सभी क्लास का टेस्ट लेना सर प्लीज। अच्छा ठीक है, एमसीक्यू वाला टेस्ट संडे को रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे 4 क्लासों का टेस्ट तो एक क्लास के अंदर लिया हुआ है आपका। भैंसों की सबसे भारी नस्ल है यह। सबसे भारी नस्ल की बात करें तो आप बताओगे क्या, जाफराबादी। भदावरी के बाद दूसरे नंबर की ये भैंस जिसके दूध में वसा ज्यादा पाया जाता है। भदावरी के बाद दूसरे नंबर की है, भदावरी में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है और भदावरी के बाद इसी का नंबर आता है क्योंकि 9 से 10% इसके अंदर क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। ठीक है, नर का भार 520 किलो और मादा का भार 420 किलो तक इसके अंदर होता है। दूध उत्पादन 400 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यांत इसके अंदर दूध का उत्पादन होता है। और वसा ध्यान रखना है, वसा कितनी, वसा ध्यान रखना है, वसा 9 से लेकर 10% तक इसके अंदर, इसके दूध के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए जरा। इसके बाद आती है सूरती नस्ल। देखिए सूरती नस्ल की भैंस जो है वो आपको इस प्रकार की दिखाई पड़ेगी। देखिए ये सूरती नस्ल की भैंस है और इसको बोलते हैं चारोत्री और नणियादी। ये 2 अन्य नाम है, अन्य नाम भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं इसको, चारोत्री और नणियादी नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति इसकी कहां हुई है, गुजरात के अंदर सूरत, आनंद व बड़ौदा क्षेत्र के अंदर इसकी उत्पत्ति। राजस्थान के अंदर ये उदयपुर जिले के अंदर पाई जाती है। उदयपुर के अंदर इसको पाला जाता है सूरती नस्ल को। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें तो सूरती जो नस्ल है इसका रंग जो है वो भूरा होता है। आंख की भौहें पर सफेद बाल होते हैं। ठीक है, आंख की जो भौहें होती है उस पर सफेद बाल इसकी पहचान है। ठीक है, सींग हंसियाकार तथा चपटे होते हैं। सींग जो है वो हंसियाकार और इसके कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, थोड़ा सा हंसिया आकार के चपटे सींग होते हैं। नर का भार 500 किलो, मादा का भार जो है वो इसका 400 किलो तक होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यांत इसके दूध का उत्पादन होता है। दूध में वसा की बात करें तो 7.5% तक इसके दूध के अंदर क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। ठीक है, एक भैंस लेनी है, कौन सी लिया देख लो, जो पसंद आए वो ले लो आप। ठीक है, मैं आपको सारी नस्लें बता रहा हूँ, सारी नस्लों की विशेषता बता रहा हूँ और आपको साथ में फोटो भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपकी सगाई होगी तब
लड़की की फोटो दिखाएंगे ना आपको, वैसे देखो मैं भैंसों की आपको फोटो दिखा रहा हूँ, तो जो पसंद आए वो ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुजानगढ़ जिले से नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है सुजानगढ़ वालों का। चलिए महसाणा की बात करते हैं। देखिए महसाणा जो भैंस है वो इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। ये जो भैंस है ये महसाणा भैंस है। देखिए जो किसान रख रहा है वो कितना बढ़िया से, इसके देखो मैट लगा रखी है, इसके देखो मैट लगा रखी है, तो भैंसों को बड़े प्यार से रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दूध देती है और भैंसों का दूध जो होता है उससे बिजनेस बढ़िया होता है, डेयरी चलती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये बिजनेस होता है। गुजरात का महसाणा जिला जो है इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। मुख्य बिंदु की बात करें तो त्वचा का रंग काला और पूंछ के बाल भी इसके क्या होते हैं, काले होते हैं। इसकी जो पूंछ है उसके बाल भी आपको कैसे दिखाई देंगे, काले। सबसे ज्यादा दूध काल इस भैंस का होता है, इस भैंस का दूध काल है वो सभी भैंसों से सबसे ज्यादा होता है। नर का भार 550 किलो और मादा का 420 किलो तक होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1300 से 1800 लीटर ये प्रति ब्याज जो है ये दूध का उत्पादन करती है। दूध में वसा जो है वो 6.5 से लेकर 7% इसके दूध में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। ये आपकी भैंस कौन सी है, महसाणा भैंस है, ठीक है। मुर्रा ले ले भाई, हाँ मुर्रा भैंस ले लो, मुर्रा तो बेस्ट क्वालिटी की भैंस है। पशु परिचर की ये फ्री क्लासेस धोरा ऐप पर मिल जाएगी क्या? फ्री क्लासेस तो यूट्यूब पर मिलेगी, धोरा क्लासेस पर पेड क्लासेस मिलेगी। एक कोर्स जो बी पार्ट का है वो 399 का है और संपूर्ण जो कोर्स है वो 1199 का, जिसमें टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, एमसीक्यूज सब कुछ आपको मिलेगा, अलग से कुछ भी आपको पे नहीं करना है, ठीक है जी। ये है आपकी महसाणा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भदावरी की, ठीक है। भदावरी जो भैंस है इसकी उत्पत्ति यूपी के आगरा और एमपी के ग्वालियर से मानी जाती है। राजस्थान के अंदर भरतपुर धौलपुर क्षेत्र के अंदर इस भैंस को सर्वाधिक पाला जाता है, ठीक है। अरे जब आप पशु परिचर बन जाओगे ना तो ये गाय भैंस वगैरह सब आपके सामने रहेंगे, चिंता मत करो, लेने की क्या जरूरत है, अभी तैयारी करो, ठीक है। मेरे पास है, मुर्रा लेनी है क्या? अच्छा सर जी बुक आ गई क्या? सर नहीं, बुक नहीं आई है सर। मैथ कितने नंबर की आएगी? मैथ से मुझे लगता है कि 15 मार्क्स तक की तो आ ही सकती है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आ सकते हैं मैथ के, ठीक है। मैथ के 15 और जनरल साइंस के लगभग 20 तक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। 20 क्वेश्चन आप मानकर चलो, ठीक है। सेकेंड पार्ट ले लो 399, फिर ऑफर का इंतजार कर लो, ऑफर आपको देंगे तब आप ले लेना, ठीक है। विकास जोगी, हाँ जी, चलो स्वागत है जो भी साथी जुड़े हैं ना। अब देखो भदावरी के बारे में बात करें ना तो भदावरी भाई ऐसी भैंस है जिसके दूध के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ये विशेषता इसकी जरूर आपको ध्यान रखना है। इस भैंस की त्वचा का रंग तांबे और बादाम जैसा होता है। तांबे और बादाम जैसा रंग आपको दिखाई पड़ रहा है ना, अलग ही कलर है इसका। इसका जो रंग है ना वो डिफरेंट है, सारी भैंसों से अलग ही है। तांबे कलर की जो भैंस दिखाई दे तो समझ जाना ये भदावरी जा रही है। कौन जा रही है? भदावरी जा रही है, ठीक है। इसके बाद नर का भार इसमें 600 केजी और मादा का भार 450 केजी होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1100 से लेकर 1400 लीटर प्रति ब्यांत ये दूध का क्या करती है, उत्पादन करती है। दूध में वसा 18 से 13 सबसे ज्यादा पाई जाती है। भाई ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे ज्यादा जो वसा है वो इसके अंदर, इसके दूध के अंदर पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अरे अगर किसी के पास में ऐसे पैसे नहीं है, इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, तो फिर हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लेना, आपकी सहायता कर देंगे, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई अनाथ है, कोई बहुत ज्यादा गरीब बच्चा है जो खुद मेहनत मजदूरी करता है, ठीक है, या परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसकी सहायता हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेल्पलाइन पे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। सर ये तांबा खाती है? तांबा नहीं खाती है, इसका रंग है, ठीक है। इसका जो रंग है वो कैसा है, तांबा या बादाम के जैसा है, ठीक है। इसके बाद है नागपुरी भैंस। भाई साहब नागपुरी देख लो आप किस तरह की दिखाई पड़ती है। ये भैंस जो है ना ये नागपुरी भैंस है, ठीक है। नागपुरी भैंस के सींग देखो, आपको इसके सींग जो है ना वो थोड़ा तांबे के जैसा दिखाई पड़ते हैं। उत्पत्ति इसकी महाराष्ट्र, अंकोला, नागपुर और वर्धा से मानी जाती है, ठीक है। मुख्य बिंदु की बात करें तो बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना, सींग तलवारनुमा होते हैं। सींग जो है ना वो इसके कैसे होते हैं, तलवारनुमा होते हैं, स्वॉर्ड शेप में होते हैं, कंधे तक लंबे होते हैं। सींग जो है ना वो इसके कंधे तक, यहाँ कंधे तक इसके जो सींग है वो फैले हुए होते हैं।
ये इतनी बात है नागपुरी के बारे में। इसके बाद आती है पत्थरपुरी या पंडपुरी, पंडपुरी या पत्थरपुरी। इसके सींग देखिए भाई साहब, इसके होते हैं असली तलवार नुमा। तो आप देखिए इसकी उत्पत्ति जो है ना वो दक्षिण महाराष्ट्र में, और इसके सींगों की विशेषता है कि तलवार नुमा सींग पाए जाते हैं इसके। ये देखिए यहां से इसके सींग जो है ना वो इस प्रकार से, कितने लंबे सींग है इसके, ठीक है। ये दो भैंसें जो है ना महाराष्ट्र की है, और इन दोनों नागपुरी और पत्थरपुरी, इनके जो सींग है दोनों के तलवार नुमा, इसके लंबे होते हैं थोड़े, उसके थोड़े कम लंबे होते हैं, ठीक है। यही आपको विशेषता इस भैंस के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाइए। आगे बात करें तो आगे है टोडा नस्ल, ठीक है। टोडा नस्ल देखो इस प्रकार की दिखाई पड़ती है। टोडा नस्ल जो है वो तमिलनाडु के, टोडा तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु, नीलगिरी क्षेत्र के अंदर ये इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, नीलगिरी क्षेत्र में ये पाई जाती है। मुख्य बिंदु धूसर रंग होता है इसका, काला रंग नहीं होता, धूसर रंग है। आपको थोड़ा दिखाई भी दे रहा होगा, यहां से आप देखिए इसका जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, धूसर रंग इसका दिखाई देता है, अलग रंग है। ये सबसे हिंसक भैंस है भाई साहब, बड़ी खतरनाक होती है। अपने जैसे भैंस होती है वो मारनी नहीं होती है ना, लेकिन ये वाली जो भैंस है ना ये मारनी भैंस होती है, ठीक है। इसके सींग देखो थोड़ा घुमावदार होते हैं, आगे से तीखे भी होते हैं, ठीक है। धूसर इसका रंग होता है लेकिन मारनी होती है। सर ये नेट में तो अशोक हेलो जी ने मोबाइल दिए हैं, उनमें चला रहा हूं। चलाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूध सबसे मीठा होता है टोडा नस्ल का। आपने पी रखा है क्या दूध इसका? ब्यांत मतलब होता है कि जब पशु बच्चा पैदा करता है उस समय दूध देना शुरू करता है, जब तक उसका दूध सूखता है ना उस टाइम तक का पीरियड होता है, उसको ब्यांत बोलते हैं। दूध सूखने के बाद में दोबारा से वो ब्याती है, ठीक है। तो ब्यांत काल जो होता है वो दूध काल होता है, ठीक है। दूध देने वाला जो काल होता है उसको बोलते हैं ब्यांत काल, ठीक है। मैं आगी आजो कुण मना करियो था ने सर जी, मैं सुबह क्लास में सर से बात किया था 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है भैया बात किया था, अच्छी बात है। ब्यांत मतलब समझ के कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी नस्ल है आपकी, ये टोडा नस्ल है, ठीक है। चलिए तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य में पशुपालन, ऊंट और घोड़े की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो ऊंटों के मामले में 2012 के अंदर जो पशु गणना हुई थी उसके अंदर राजस्थान में 3.26 मिलियन ऊंट थे। 2012 में कितने थे? 3.26 मिलियन थे। लेकिन जब 2019 में पशु गणना हुई तो 2.13 मिलियन जो ऊंट है वो राजस्थान के अंदर बचे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 0.13% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो इस प्रकार ऊंटों की संख्या में 34.69% की कमी जो है वो दर्ज करी गई है। तो ऊंटों में बहुत देखो 2.13 और 3.26 आपको दिया हुआ है, तो 34.69% की ऊंटों के अंदर कमी हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर ध्यान रखना। गधों के बाद में सबसे ज्यादा कमी इसके अंदर दर्ज करी गई है, ठीक है। सर्वाधिक गधे कम हुए हैं, 74 के आसपास में कम हुए हैं, 70+ में, और उसके बाद में ऊंट है। घोड़ों के मामले में 2012 में 0.38 मिलियन जो घोड़े थे राजस्थान के अंदर। फिर 2019 में जब गणना हुई तो 0.34 मिलियन घोड़े राजस्थान के अंदर बचे। तो घोड़ों के मामले में भी क्या हुई है, राजस्थान में कमी कितनी हुई है? 10.85% की घोड़ों के अंदर कमी हुई है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको ये जरूर ध्यान रखना। यहां से भी सीधा आपका सवाल जो है वो बनेगा। तो इस प्रकार के जो आंकड़े मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, इसीलिए ताकि यहां से सीधा सवाल बने, तो आप बिल्कुल गलत ना करें, क्योंकि 20वीं पशु गणना और 12वीं पशु गणना की तुलना करके आपसे सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ऊंटों की जो नस्लें हैं उनकी सबसे पहले हम बात करेंगे। तो जो NBAGR है, NBAGR का मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स, हरियाणा करनाल के अंदर है। इसके अनुसार इसने 15 अप्रैल 2021 को एक रिपोर्ट जारी करी थी। कुल जो पंजीकृत नस्लें हैं वो राजस्थान में, भारत में कितनी है? 9 नस्लें हैं। ऊंटों की कुल कितनी नस्लें हैं? 9 पंजीकृत नस्लें हैं, ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान की 6 नस्लें, गुजरात की 2 नस्लें,
और एक नस्ल आपकी मध्य प्रदेश की है। तो सर्वाधिक ऊंटों की नस्लें कहां पर पाई जाती है? राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान में 6 ऊंटों की नस्लें हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, आप सबको पता है। राजस्थान की नस्लों की बात करें तो हमें क्या क्या पढ़ना है? बीकानेरी नस्ल पढ़ना है, जैसलमेरी पढ़ना, मेवाड़ी पढ़ना है, मेवाती पढ़ना, मारवाड़ी पढ़ना और जालोरी नस्ल। ये राजस्थान की क्या है? प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बात करें तो गुजरात की 2 नस्लें हैं, एक तो कच्छी और एक खाराई। उसके बाद मध्य प्रदेश की एक नस्ल है मालवी। ठीक है, और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। यह भी आपको साथ में याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेट बहुत जल्द आ जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे हम इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली हम नस्ल पढ़ते हैं अपनी बीकानेरी नस्ल। ठीक है, बीकानेरी नस्ल का ऊंट आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, ध्यान से आप देखिएगा। बीकानेरी ऊंट के नस्ल के यहाँ पर जो कान के बाहर, आंखों के बाहर, यहां पर घने काले बाल होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति इसकी बीकानेर क्षेत्र में हुई है। सिर इसका गुमंदाकार होता है, सिर आप देखोगे तो गुमंद आकार का इसका सिर दिखाई देगा। रंग इसका गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा इसका क्या होता है? रंग होता है। ललाट पर ललाट खड़ा इसका पाया जाता है, जिसको स्टॉप कहा जाता है। ललाट जो है उसका खड़ा होता है, इस वजह से इसको स्टॉप बोला जाता है, खड़ा ललाट होता है। इस नस्ल के ऊंटों में आंखों की भौं पर, पलकों पर तथा कान पर गहरे काले बाल होते हैं, जिनको जीप्रा कहते हैं। जीप्रा किसे कहते हैं पूछेगा आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। जीप्रा किसे कहते हैं? जो बीकानेरी नस्ल के ऊंट है, उनके आंखों पर, भौं पर, पलकों पर, कानों पर जो काले बाल होते हैं, उनको जिप्रा बोला जाता है। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो परिवहन, बोझा ढोने में, कृषि कार्यों के अंदर इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। हालांकि परिवहन तो अब बहुत कम हो गया है, बोझा ढोने में और कृषि कार्यों के अंदर इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारी नस्ल आती है जैसलमेरी नस्ल। देखो, जैसलमेरी नस्ल का ऊंट जो है वो आपको इस प्रकार का दिखाई देता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो जैसलमेर के अंदर हुई है। सिर इसका छोटा होता है, सिर है वो छोटा होता है। रंग हल्का भूरा होता है, रंग पूरा भूरा नहीं होता, हल्का भूरा होता है। इस नस्ल के ऊंटों में स्टॉप या जिप्रा नहीं होता, यानी इस नस्ल के ऊंटों के अंदर कानों पर और आंखों पर बाल जो है वो काले कलर के नहीं होते हैं, तो जिप्रा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस नस्ल के ऊंटों की गर्दन पतली होती है, पैरों के तलवे छोटे होते हैं। गर्दन जो होती है वो पतली और पैरों के जो तलवे होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। छोटे तथा हल्के तलवों के कारण इस नस्ल के ऊंट काफी तेज गति से दौड़ते हैं। तो दौड़ने में ये ऊंट क्या होते हैं? बड़े माहिर होते हैं। उपयोगिता सवारी में और दौड़ में की जाएगी, क्योंकि दौड़ में ये क्या होते हैं? तेज होते हैं। ठीक है, और जैसलमेर नाचना के ऊंट जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आती है मेवाड़ी नस्ल। मेवाड़ी नस्ल की बात करें तो उत्पत्ति राजस्थान में मेवाड़, उदयपुर क्षेत्र से हुई है। लटके हुए होंठ होते हैं, और इस नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है कि इस नस्ल के ऊंट कृषि कार्य और भार ढोने में काम आते हैं। ठीक है, जीभ इनकी जो होती है, होंठ जो इनके होते हैं वो लटके हुए होते हैं। ठीक है, यहां से देखिए आपको दिखाई देगा कि जो होंठ है वो इसके लटके हुए मिलेंगे। इनका रंग हल्का भूरा होता है। दूध उत्पादन होता है इनके 4 से 6 लीटर प्रतिदिन। 4 से 6 लीटर प्रतिदिन इनके क्या होता है? दूध उत्पादन होता है। ठीक है, मेवाड़ी नस्ल के ऊंट। आगे बढ़िए, फिर है खाराई। खाराई की बात करें तो गुजरात के समुद्र तट के पास से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। खाराई नस्ल कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इसके यहां से देखिए जो है ये गर्दन जो है यहां से ऊपर से बड़ी आपको नजर आएगी। यह ऊंट समुद्र में पाई जाने वाली वनस्पति मैग्रो खाता है, यानी मैग्रो को यह सबसे ज्यादा क्या करता है? पसंद करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं कच्छी। कच्छी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है गुजरात में। गुजरात के कच्छ और भुज क्षेत्र के अंदर ये ऊंट जो है आपको सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार सेशन को जरूर आप शेयर कर देवें। ठीक है, अपने स्टेटस वगैरह पे लगा देवें। ठीक है, जालोरी की बात करें, इसकी उत्पत्ति राजस्थान के जालोर क्षेत्र में हुई है। मालवी की बात करें तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं घोड़ों की प्रमुख नस्लें। ठीक है, घोड़ों की प्रमुख नस्लों की बात करें तो NBAGR करनाल के अनुसार 15 अप्रैल 2021 तक कुल पंजीकृत नस्लें कितनी है? घोड़ों की 7 नस्लें पंजीकृत है। घोड़ों की 7 नस्लें काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, भूटिया, स्पीति, इंसकारी, कच्छी, सिंधी। ये क्या है? घोड़ों की 7 प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है,
इसके बाद पहली नस्ल की बात करें तो काठियावाड़ी घोड़ा आता है 1 नंबर पे, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ी घोड़ा। ठीक है, उत्पत्ति गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुई है, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ क्षेत्र में, और भारत की सर्वोत्तम घोड़े की नस्ल इसको माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सर्वोत्तम घोड़े की नस्ल क्या है? काठियावाड़ी है भारत में। ठीक है, कान के सिरे ऊपर से मिलते हैं, कान के सिरे ऊपर से मिलते हैं। देखो जरा इसमें ये जो सिरे है ना, ये ऊपर से क्या है आपको मिले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, टच होते हैं। चाल के लिए प्रसिद्ध है, ताकतवर होता है, ये नस्ल ताकतवर होती है, अपनी चाल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। दौड़ के काम में लेते हैं, भारवाहक भी है, ये भारवाहक है क्योंकि ये ताकतवर है। इसमें हॉक सिक्कल हाशियानुमा होता है, यहाँ पर जो इसके जो हॉक सिक्कल है ये पाई जाती है, जो हाशियानुमा पाई जाती है पिछले पैरों के अंदर। ठीक है, जॉइंट होता है ये। इसके बाद आगे बढ़िए, मारवाड़ी नस्ल आ जाती है। इसकी उत्पत्ति राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, मुख्यतः मालानी क्षेत्र में मिलती है। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जालोर आदि क्षेत्र में ये पाया जाता है। कान इसके छोटे होते हैं, जो कान होते हैं वो इसके क्या होते हैं? छोटे होते हैं, आपस में मिलते हैं। इसके कान भी जो है वो आपस में क्या है? मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध है। भाई नियंत्रित चाल के लिए आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? मारवाड़ी नस्ल बताना है। मारवाड़ी नस्ल के जो घोड़े होते हैं उनकी चाल बड़ी नियंत्रित होती है। ठीक है, वातावरण के प्रति सहनशीलता वाली नस्ल है, ये वातावरण में बड़े सहनशील होते हैं, रह जाते हैं किसी भी प्रकार के वातावरण में। उपयोगिता सवारी तथा परिवहन, घुड़दौड़ आदि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, यानी घुड़सवारी के अंदर, घुड़दौड़ के अंदर भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, आगे नस्ल आती है मालानी नस्ल। मालानी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति बाड़मेर जिले के गुड्डा मालानी क्षेत्र में सिंधी व अरबी नस्लों के संकरण से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब यहां पर यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मालानी जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ये एक संकर प्रजातीय नस्ल है, सिंधी और अरबी नस्लों से संकर करवा के इस नस्ल को बनाया गया है, पैदा किया गया है, और विशेष तौर से बाड़मेर का गुड्डा मालानी क्षेत्र। ये अत्यंत चतुर और चालाक होते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं? चतुर और चालाक घोड़े होते हैं। अतः इसे सर्कल और कलाबाजी, सर्कस या कलाबाजी के अंदर इसको काम में लिया जाता है। ऊंची कदकाठी का होता है, गर्दन लंबी होती है। गर्दन इसकी क्या होती है? यहां से गर्दन देखो लंबी होती है, ऊंची इसकी क्या होती है? कदकाठी होती है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद में आगे बात करें तो मणिपुरी आता है। मणिपुरी की उत्पत्ति मणिपुर में हुई है, अलग ही प्रकार का आपको घोड़ा दिखाई देगा। ये आर्टिफिशियल टाइप का लुक है इसका। इसका लुक कैसा है? आर्टिफिशियल टाइप का इसका लुक है। गुरुजी हॉर्स लेणु है, कितने को मिल जासी? अब रेट तो मैं नहीं बता सकता, ये तो कोई घोड़ा पालन करने वाला ही रेट बता सकता है, जिसके पास में घोड़े हो, जो घोड़े रखता हो। तो ये तो आपको पता करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको नस्लें बता रहा हूँ, आपको जो पसंद आए वो आप सेलेक्ट कर लो। उत्पत्ति है मणिपुर से। इस घोड़े की बुद्धिमत्ता के कारण इसको रेसिंग में, पोलो खेल में तथा मिलिट्री में काम में लिया जाता है। देखो इसको बहुत सारी जगह काम में लेते हैं, मिलिट्री में भी काम आता है, पोलो खेल के अंदर भी काम आता है, और रेसिंग के अंदर भी ये काम आता है मणिपुरी घोड़ा। इनके कान बादाम के आकार के होते हैं। कानों का आकार जो होता है, कान जो होते हैं वो बादाम के आकार के यहाँ से आपको लगेंगे। ठीक है, और मिले हुए नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है झंस्कारी। झंस्कारी की बात करें तो लेह लद्दाख इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। इसके बाद एक आता है स्पीति, हिमाचल प्रदेश के अंदर उत्पत्ति होती है। कच्छी सिंधी गुजरात राजस्थान के अंदर यह पाया जाता है। भूटिया जो है ये सिक्किम तथा दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के अंदर पाया जाता है। ये संपूर्ण जो है घोड़ों की नस्लें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद में फिर से मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो जरूर, जो नए बच्चे हैं वो तो पूरा कोर्स लेके तैयारी करें, और जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जिनको लगता है मेरी विज्ञान अच्छी है, गणित अच्छी है, राजस्थान जीके अच्छा है, तो बी पार्ट मात्र और मात्र आपको कितने रुपए में अवेलेबल करवा रहे हैं? 399 रुपए के अंदर आप बी पार्ट लेकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये ऑफर भी आपके लिए सीमित समय के लिए रखा गया है। पार्ट बी में सब कुछ आपको करवाया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी नोट्स, प्रश्नोत्तरियां, एमसीक्यूज, टेस्ट, सब कुछ आपको इसके अंदर दिया जाएगा। यानी 45 नंबर यहां से आप आराम से पक्का कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक बार के लिए जो यूट्यूब की हमारी